हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर, जो कि आखिरी चैप्टर है आपका। उसका नाम क्या है? वेव्स, है ना। वेव्स, बेब्स नहीं, है ना, वेव्स। ठीक है, जैसे शुभम भैया बताते हैं बेब्स, शुभम भैया के हिसाब से ये बेब्स चैप्टर है, मेरे हिसाब से ये वेव्स चैप्टर है। ठीक है ना। चलिए भाई, तो आपको जैसे हमेशा मैं बताता हूँ कि यह है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम, जो लगातार मेहनत कर रही है आपको क्या करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। ठीक है ना। हमारा प्लेटफॉर्म जो कि मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, ये कहीं से आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको कराई जाती है, चाहे एनटीएससी एग्जाम की हो, चाहे ओलंपियाड की हो, चाहे वो हिंदी मीडियम लैंग्वेज की हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते कि सत्यम 10 लगा दो, मैग्नेट ब्रेन्स 10 लगा दो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% ऑफ होता है यहाँ पर सब कुछ, और सब कुछ आपको टॉप नॉच कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बोलते आपसे कि आप एक चैप्टर पढ़ के देखिए फिर आइए आगे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, पेड सब्सक्रिप्शन, 2 चैप्टर फ्री पढ़ के देखिए फिर आपको 3rd चैप्टर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ A to Z, अगर Z से भी आगे कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो भी हम क्या करते हैं, फ्री में ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए भाई, इसी चीज़ के साथ मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने वेव्स के काफ़ी लेक्चर आ चुके होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप वो लगातार लेक्चर देखते भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ 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 लगातार लेक्चर्स को देखते चलिए, आपका रिवीजन होते चलेगा। रिवीजन का अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में भी आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। चलिए, आज के लेक्चर में हमें क्या स्टार्ट करना है? आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। अच्छा, ये वेव्स का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग है। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग है, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग है भाई, है ना। पहले बता दूं आपको, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग है। ठीक है। चलिए, तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी। मिटा क्यों दिया मैंने? मिटाना तो पड़ेगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेंगे, उसकी वेव्स बनाएंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि भैया ये वेव्स टकरा कर किसी भी मीडियम से आगे बढ़ रही है कि उस मीडियम से टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ रही है जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही थी पहले। ये सब कुछ हमको देखना है। देखिए, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का गेम जो है, ये आप जाकर 12th में अच्छे से पढ़ोगे जब आप रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करोगे, है ना। वेव ऑप्टिक्स में आप पहुंचोगे तो रे ऑप्टिक्स का जो आपने क्या बोलते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्शन की थ्योरी है, जो रिफ्रैक्शन की थ्योरी है, वो सब कुछ आपको वेव ऑप्टिक्स में भी प्रूव करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हमने वेव्स पढ़ा। अब वेव्स देखो, साउंड भी वेव्स हैं, लाइट भी वेव्स है। तो रिफ्लेक्शन आपको कहां देखने को मिलेगा? लाइट पे भी देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन लाइट पे भी देखने को मिलेगा। वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको किस में देखने को मिलेगा? साउंड वेव्स, और किस में बोला मैंने? वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में भी देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई है। चलिए देखिए, आप इसको कहीं दूसरी बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है रिफ्रैक्शन की जगह वहां ट्रांसमिशन लिखा हो। क्या लिखा हो? ट्रांसमिशन लिखा हो। तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां उसको रिफ्रैक्शन बोला है, कहीं जगह उसको ट्रांसमिशन भी बोला गया है। बात समझ में आई? अरे वही है ना, एक स्कूल का नाम होता है, घर का नाम होता है ना। तो मैंने स्कूल का नाम ले लिया रिफ्रैक्शन, किसी ने घर में नाम रख दिया भैया उसका क्या? ट्रांसमिशन। डरने वाली बात नहीं है। चलिए भाई, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में जरा हम पढ़े। यहाँ बेसिकली हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होता क्या है? देखिए, इसको छोड़िए अभी। आप क्या करिए, अपने घर में एक रस्सी लीजिए, है ना, एक रस्सी लीजिए, और जो दरवाजा होता है ना, दरवाजे की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको? सांकल, क्या बोलते हैं? कड़ी। जो कड़ी होती है उसमें आप रस्सी को ऐसे बांध दीजिए। ठीक है ना। आपने कड़ी ली, रस्सी को ऐसे बांध दिए और उसके एक एंड को पकड़ लीजिए। दिख रहा हूं मैं कैमरे में? एक एंड को पकड़ लीजिए और ऐसे स्टार्ट करिए वेव बनाना। ठीक है ना। आप स्टार्ट करेंगे वेव बना रहे, अपने दोस्त को बोलिए कि वेव कौन बना रहा है बताओ। तो आपका दोस्त जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो ये शुरू में बोलेगा कि वेव्स आपने बनाई है, वेव्स आपने बनाई है। लेकिन जब लगातार वो देखता रहेगा तो उसे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। उसे लगेगा वेव वहां से बन के आ रही है। वेव कहां से बन के आ रही है? कड़ी से बन के मेरे हाथ पे आ रही है। आई मेरी बात समझ में? बट एक्चुअल में आपको पता है कि स्टार्टिंग आपने की थी वेव्स बनाने की। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जर्वर से पूछोगे तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि भैया वेव तो कड़ी से बनकर आ रही है, दरवाजे से बन के आ रही है। तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है? दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, है ना। अब क्योंकि ये हमारी जो रस्सी थी ये दरवाजे से बंधी हुई थी, दरवाजे की कड़ी से बंधी हुई थी। अब ये क्या है? एक सॉलिड इंटरफेस, अच्छा खासा सॉलिड इंटरफेस है। अगर कोई दीवार हो गई, दरवाजा हो गया, तो वेव्स कभी भी क्या कर सकती है? इसको ट्रांसमिट करके अंदर नहीं जा सकती, रिफ्रैक्ट करके अंदर नहीं घुस सकती दीवार के।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, अगर दीवार की जगह कोई और दूसरा मीडियम हो जाता, मान लीजिए कोई जो हमारा गुब्बारा होता है उसके रबर की मैंने वॉल बना दी, उसकी रबर की मैंने वॉल बना दी और उससे मैंने बांध के एक रस्सी से वेव स्टार्ट करी, तो हो सकता है कि वेव्स का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होके उस गुब्बारे वाली रबर के उस साइड चला जाए और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कुल मिलाकर किस पे, बाउंड्री पे, कि आपकी बाउंड्री कैसी है, रिजिड बाउंड्री है या सॉफ्ट बाउंड्री है। बात करेंगे इसके बारे में भी आगे, और कुल मिलाकर डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है तो भैया उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होने वाली है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये सब बातें मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दी कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए शुरुआत से बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में। तो मैंने आपको यह बताया कि आपने जब अपनी रस्सी को कड़ी से बांधा दरवाजे की और उसको स्टार्ट किया वेव बनाना अपने हाथ से, और अपने दोस्त को बोला कि तुझे क्या दिख रहा है, तो दोस्त शुरू में बोल रहा है कि वेव्स तुमने बनाई, लेकिन बाद में बोलने लगा कि अरे यार नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेव्स दरवाजा बना के आपकी तरफ भेज रहा है, दरवाजे की जो कड़ी है वहां से वेव बन रही है और वो आपकी तरफ आ रही है। तो इसको हमने बोला कि एक्चुअल में वेव जा रही है, टकरा रही है और टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अंग्रेजी पढ़ते हैं। Reflection of wave is the change in the direction of wave upon striking the interface between two materials। अब ये two materials यानी कि दो मीडियम है। क्या है भाई? ये दो अलग अलग मीडियम है ना, ये दो मीडियम है। अब इस मीडियम में एक मीडियम डेंसर मीडियम होगा और एक मीडियम रेयरर मीडियम होगा। एक मीडियम डेंसर मीडियम होगा, एक मीडियम रेयरर मीडियम होगा। रेयरर मतलब ऐसा समझ लो कि हल्का मीडियम, जहां पर आपकी वेव्स अच्छी खासी स्पीड से चल पाए। डेंसर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जो भारी हो, है ना, जहां पर आपकी वेव्स की स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। एक चीज आपने पढ़ी थी, लीनियर मास डेंसिटी। क्या पढ़ा था आपने? लीनियर मास डेंसिटी पढ़ी थी। लीनियर मास डेंसिटी अगर आपको याद हो तो, अरे लीनियर मास डेंसिटी आपने पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर आपको डेंसर और रेयरर मीडियम पहचानना हो तो जिस मीडियम की मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम होगा, और ऐसा मीडियम जिसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो रेयरर मीडियम होगा। समझने के लिए बता रहा हूं, क्या करने के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए बता रहा हूं। क्या बोला मैंने ये बोला कि जो डेंसर मीडियम है, मान लो उसका जो म्यू है वो म्यू1 है, और जो रेयरर मीडियम है उसका म्यू मान लो क्या है, म्यू2 है। तो हमेशा याद रखना कि म्यू1 क्या होगा, म्यू2 से बड़ा होने वाला है। ये बात याद रखना, ठीक है ना। इससे आप डेंसर और रेयरर मीडियम पहचान सकते हो। अच्छा, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ वेव डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ वेव डिक्रीजेस, ठीक है ना। रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ वेव इंक्रीजेस। ये तो कॉमन सेंस है, पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ वेव इंक्रीजेस। सर ये आप कैसे बता रहे हो, ये आप कैसे बता रहे हो? अरे हमारे पास फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, याद है कि नहीं है, है ना। तो जिसका म्यू ज्यादा उसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू कम, ठीक है, पक्का 100%। हाँ सर, तो उससे मैंने आपको बताया कि जिस मीडियम का जो मीडियम रेयरर होगा वहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जो मीडियम डेंसर होगा, है ना, जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, वहां वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। समझने वाली बात थी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन अ वेव स्ट्राइक्स एनी इंटरफेस बिटवीन एनी टू मीडियम्स द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब याद करो, याद क्या करोगे, 12 तो अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ 12 जब आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। रिफ्लेक्शन में आपकी जो वेव होती है वो सेम मीडियम में रहती है। टकराने के बाद देखिए, रस्सी आपने बांधी किससे, दरवाजे की कड़ी से, आपने वेव बनाना स्टार्ट किया, तो वेव बनकर वापस टकरा कर दरवाजे से वेव वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से वेव गई थी। तो जिस मीडियम में वेव जा रही, जिस मीडियम से वेव जा रही है उसी मीडियम में वापस वेव आ रही है टकरा कर, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। लेकिन हम ट्रांसमिशन की बात करें या रिफ्रैक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा, आप जब वेव स्टार्ट करोगे ना, एक मीडियम से वेव स्टार्ट होगी और उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में आ जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा भैया, मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में चला जाएगा, मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में चला जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे जब लाइट वेव्स के लिए, तो आप ऐसा कुछ देखोगे। देखो, आप कुछ इस तरीके की चीज देखने वाले हो। इंटरफेस बनाता हूं पहले तो मैं, देखिए ऐसा इंटरफेस रहेगा 12th में आपको, ये ऐसा इंटरफेस रहेगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल रहेगी आपकी लाइट, इंसिडेंट रे रहेगी, और इंसिडेंट के बाद जैसे मान लीजिए अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम है, ये एयर है मान लो और ये वाटर है, ये एयर है और ये वाटर है,
चल क्यों नहीं रहा भाई ये, यहाँ वाटर लिख रहा था मैं और यहाँ एयर, ठीक है ना। तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपकी लाइट वेव जा रही है, लाइट वेव के बारे में बता रहा हूं मैं, दिस इज योर लाइट वेव, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही अब आप देखो कि जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, चाहिए रिफ्रैक्शन है एंड दिस इज योर रिफ्लेक्शन, देखो ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा, दिस इज रिफ्रैक्शन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप देखो रिफ्लेक्शन में लाइट वेव सेम मीडियम में थी, जिस मीडियम में इंसिडेंट हुई है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है, हाँ। और जो हमारी रिफ्रैक्शन वाली वेव थी, वो वेव थी जो लाइट वेव थी, वो कहाँ चली गई है, वो दूसरे मीडियम में चली गई है। तो जब भी ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन की बात होगी तो हमको मीडियम चेंज करना पड़ेगा, और जब रिफ्लेक्शन की बात होगी तो आपकी वेव कहाँ रहने वाली है, उसी मीडियम में रहने वाली है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, हाँ। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको सीधे सीधे लिखकर बता दे रहा हूं कि रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम, और रिफ्रैक्शन मतलब डिफरेंट मीडियम। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई। चलिए, तो यहां तक आपने बात समझ ली। देखिए रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया कि वेव जाएगी आपके बाउंड्री से टकराएगी, अच्छा दोनों को चेंज करने वाली, रेयरर और डेंसर मीडियम को डिफरेंशिएट करने वाली एक बाउंड्री है, कि नहीं, इसको इंटरफेस भी बोलते हैं। ये बाउंड्री है कि नहीं है, दिस इज योर बाउंड्री भैया, ये बाउंड्री है। ऐसे ही बाउंड्री आपको यहां भी देखने को मिलेगी जब आप वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात करोगे, है ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात करोगे। हमने जब अपनी रस्सी को कहां बांधा, दरवाजे की कड़ी से बांधा, तो जो दरवाजा था, दरवाजे की कड़ी थी, वो हमारे लिए बाउंड्री थी। आई मेरी बात समझ में, हो सकता है कि जो दरवाजा है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो, तो भैया वो सॉलिड हो गया, यहाँ पर एयर थी, तो हमने दो मीडियम की बात कर ली, समझे कि नहीं समझे। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, कितना प्यारा एग्जांपल है ये। देखिए पहले इस वेव को देखिएगा, नीचे मत देखिएगा, ये वेव गई, ये यहाँ पर बाउंड्री है, यहाँ से इंटरफेस चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या है भाई, बाउंड्री है, यहाँ पर बाउंड्री है, ये देखिए यहाँ से इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ मीडियम अलग, ये इंटरफेस है, यहाँ मीडियम अलग, यहाँ मीडियम अलग। देखिए ये वेव गई, यहाँ टकराई, ये टकराई, और देखो यहाँ से वापस भाग रही है, ये देखो, यहाँ भी वेव चली गई, है ना। ये मीडियम 1 है, मान लो ये है रेयरर मीडियम, या कुछ भी मान लो, ये मीडियम है जिसका म्यू 1 है, ये मीडियम है जिसका म्यू 2 है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर हम क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना। ये गई, टकराई, देखो वापस आ गई इसी मीडियम में, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हैं, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। और एक वेव आगे चली गई दूसरे मीडियम में, ठीक है ना। सिमिलरली नीचे भी हो रहा है, वेव आ रही है, टकरा रही है भैया, इंटरफेस से, बाउंड्री से टकरा रही है। टकराने के बाद देखो, ये देखो सेम वेव आई, देखना क्या होगा, देखना, ये नीचे है, ये ऊपर, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, यहाँ क्या है, क्रेस्ट है, यहाँ ट्रफ है, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। फेस का डिफरेंस भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे करके समझेंगे, अभी बस देखते चलो। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक वेव बना देता हूँ, ये देखिए, ये वेव गई और यहाँ पर एक रिंग लगी हुई है, क्या लगी हुई है, रिंग लगी हुई है। रिंग जो होगी वो हमारी सॉफ्ट बाउंड्री कहलाती है, क्या कहलाती है, सॉफ्ट बाउंड्री कहलाती है। क्यों, क्योंकि रिंग क्या रहते हैं हमारे सिलेबस में, रिंग कैसे रहती है, मासलेस रहती है। हम यहाँ से वेव स्टार्ट करते हैं, वेव जाती है आगे की तरफ, रिंग से टकराती है और रिंग को ऊपर खिसका देती है। अगर आप दीवार से किसी रस्सी को बांध दो और वेव स्टार्ट करो, तो क्या जो वेव है वो दीवार को ऊपर उठा देगी, क्या नहीं, दीवार का वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो दीवार क्या बोलती है, चलो निकलो वापस, चलो वापस चलो। तो वो क्या करती है भैया, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है आपकी वेव को, कुछ भी रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट होने नहीं देती। ये सारी चीजें मैं आगे जाके बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ समझो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव चले जाने लगेगी तो आप बोलोगे कि ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन हो गया है। जब सेम मीडियम में वापस आ जाएगी टकराने के बाद तो आप बोलोगे क्या, रिफ्लेक्शन हो गया है। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब यहां पर बाउंड्रीज की बात हो गई। मैंने आपको बोला कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम को अलग करने के लिए हमारे पास एक बाउंड्री होती है। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो यहां पर जो बाउंड्री है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सॉफ्ट बाउंड्री, एक होती है रिजिड बाउंड्री। अब इसको कई लोग फ्री एंड भी बोलते हैं, कई लोग फिक्स्ड एंड भी बोलते हैं, है ना। जो हमारी रिजिड बाउंड्री है इसको लोग फिक्स्ड एंड भी बोलते हैं, फिक्स्ड एंड। अरे पेन क्यों नहीं चलता है ढंग से, क्या है ये, फिक्स्ड, अरे क्या है ये, फिक्स्ड एंड भी बोलते हैं इसको, फिक्स्ड एंड। और इसको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट बाउंड्री को फ्री एंड, फ्री एंड,
ठीक है, चलिए तो जरा बात करते हैं सॉफ्ट बाउंड्री की। व्हेन अ वेव स्ट्राइक्स एन इंटरफेस इन केस ऑफ सॉफ्ट बाउंड्री इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड। मतलब अगर आपकी बाउंड्री सॉफ्ट बाउंड्री है, अगर आपकी बाउंड्री सॉफ्ट बाउंड्री है तो आपकी जो वेव है वो जाएगी, टकराएगी बाउंड्री से, रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा। मतलब ये जो मैंने डायग्राम आपको बनाकर दिखाया है, देखिए इंसिडेंट लाइट वेव थी, ये लाइट वेव आ रही थी, इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, तो हम यहां पर इसको बोलेंगे कि एक ऐसी बाउंड्री है सॉफ्ट बाउंड्री है। अरे किसके केस में? सिर्फ वेव्स ऑन स्ट्रिंग के केस में, है ना। ये तो मैंने एग्जांपल दी है, सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइट वेव में ऐसा कुछ नहीं होता सॉफ्ट बाउंड्री या रिजिड बाउंड्री जैसा, सिर्फ वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जब भी इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए सेम मीडियम में और कुछ पार्ट क्या हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए दूसरे मीडियम में, तो आप बोलोगे कि ये जो बाउंड्री है ये कैसी बाउंड्री है? सॉफ्ट बाउंड्री है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन अ वेव इज इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस इन केस ऑफ रिजिड बाउंड्री क्या होता है? इट विल कंप्लीटली गेट रिफ्लेक्टेड। मतलब यहां पर आपका जो ट्रांसमिशन है, या मैं बोलूं रिफ्रैक्शन है, या मैं बोलूं रिफ्रैक्शन है, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन जीरो हो जाता है। मतलब पूरी की पूरी वेव क्या करेगी भैया? पूरी की पूरी वेव क्या करेगी? टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। मान लीजिए वॉल है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मोटी सी वॉल है। सर मोटा मत कहिए किसी को, है ना, बुरा लग सकता है। अरे वॉल है यार, वॉल, ये ऐसी फिक्स्ड वॉल है। इस पर मैंने क्या किया भैया? एक रस्सी ऐसे बांध दी, इसके एंड से ऐसे बांध दी। अब मैंने क्या किया भैया? मैंने बोला वेव स्टार्ट करो। क्या बोला मैंने? वेव स्टार्ट करो। तो ये वेव स्टार्ट हुई, ये ऐसी वेव गई, ठीक है ना। वेव आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, मान लो v वेलोसिटी से, ठीक है ना। ये जाएगी, वेव ट्रैवल करेगी और जाकर टकराएगी दीवार से। जैसे ही दीवार से टकराएगी क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बोलेगी ये जो वेव है ये क्या कर रही है? मान लीजिए पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है। थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा कि ये पार्टिकल ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे ये पार्टिकल अभी यहाँ है ना, ये पार्टिकल पहले कहाँ था? रस्सी पे यहाँ कहीं था, अब ये ऊपर पहुंच चुका है। वैसे ही ये पार्टिकल जो रस्सी पे यहाँ है, जब वेव आगे पहुंचेगी तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे जम करके। हार्मोनिक वेव पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। तो ये पार्टिकल कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब वेव क्या चाह रही है? हर पार्टिकल को ऊपर उठाना चाह रही है। किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी टाइम पर पार्टिकल क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये वेव आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और इसने इस पॉइंट को जब टच किया, जो वॉल पर था, जो वॉल पर पॉइंट था जिससे हमारी रस्सी बंधी हुई है, उसने बोला वॉल को कि भाई मैं तो हर पार्टिकल को ऊपर उठा के आई हूं, तो तुम भी अब ऊपर उठोगी। रस्सी ने बोला, वेव ने बोला कि मैं हर पार्टिकल को, रस्सी में जितने भी पार्टिकल थे सभी को मैं ऊपर उठा के आई हूं, तो अब बारी तुम्हारी है दीवार, और दीवार तुम भी अब ऊपर उठोगी। दीवार ने बोला पागल वागल हो तुम और मुझे ऊपर उठाओगी, तुम और मुझे ऊपर उठाओगी, दिमाग खराब हो गया है क्या? दीवार ने बोला मैं रिजिड बाउंड्री हूं, मुझे तुम हिला नहीं सकती, तुमने जो तौहीन की है मेरे सामने, इसका अंजाम बुरा होगा। अब तुम जैसी आई थी तुम उसका उल्टा वापस जाओगी, उल्टे पैर वापस जाओगी। क्या बोला फिक्स्ड बाउंड्री ने? कि जो तुमने मेरे सामने तौहीन करी है इसकी तुमको सजा मिलेगी, तुम जैसे मेरे पास आई थी उसका उल्टा वापस जाओगी, उल्टे पैर वापस जाओगे ना। एक कहावत है ना कि उल्टे पैर निकल लो, तो वही चीज हुई वेव के साथ। और क्या हुआ जरा देखना, हुआ ये कि वेव कुछ ऐसी हो गई, वेव कुछ इस तरीके की हो गई, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में हो गई। अब आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी सेम क्यों है? वेलोसिटी सेम क्यों है? अभी सब बताऊंगा मैं आपको, अभी सब बताऊंगा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर a है तो यहाँ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? -a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अच्छा माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी नीचे की तरफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या है? सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ऐसा क्यों है? अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। अच्छा, सॉफ्ट बाउंड्री अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं? डायग्राम परफेक्ट है। चलिए तो ऊपर देखिए, ये रिजिड बाउंड्री है। ओवर अ रिजिड बाउंड्री अ क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ। देखिए यहां पर आपकी वेव आई v वेलोसिटी से, है ना, क्या बना के आ रही है? एक क्रेस्ट बना के आ रही है, ठीक है ना। क्या बना के आ रही है? क्रेस्ट बना के आ रही है, ये ऐसी क्रेस्ट बना के आ रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये वेव टकराई किससे? एक रिजिड बाउंड्री से। जैसे ही ये वेव टकराई एक रिजिड बाउंड्री से, इसने बोला रिजिड बाउंड्री को चलो तुम ऊपर की तरफ उठो। रिजिड बाउंड्री ने बोला कि अरे तौहीन मत करो मेरी,
तुम इस तौहीन की सजा पाओगी और उल्टे पैर वापस जाओगी। तो भैया रिजिड बाउंड्री ने इस वेव को क्या किया, उल्टा बनाकर वापस भेज दिया। क्रेस्ट आया था, ट्रफ वापस गया, क्रेस्ट आया था, ट्रफ वापस गया, लेकिन सेम वेलोसिटी से गया। किससे गया, सेम वेलोसिटी से गया। क्यों हुआ ऐसा बताऊंगा मैं आपको, क्यों हुआ ऐसा बताऊंगा मैं आपको। यहां पर हमारा एम्पलीट्यूड ए है, यहां पर भी हमारा एम्पलीट्यूड ए है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। सब समझाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में उसी की बात करेंगे। अब बात करते हैं जरा सॉफ्ट बाउंड्री की। तो सॉफ्ट बाउंड्री में क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या, चलो तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। चलो भैया ये है, समझे, कोई ऐसी दो रस्सियां हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक आपको मोटी दिख रही होगी अच्छी खासी, और एक अच्छी खासी पतली दिख रही होगी, ठीक है भाई। अब मोटी पतली से आपका क्या क्या कहना है, सर आप बहुत गलत बात करते हैं, ऐसे किसी को मोटा पतला नहीं बोलते। अरे भैया मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, इसका जो μ2 है और इसका जो μ1 है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, अच्छा खासा बड़ा है, मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वेव क्या हो क्या बोलते हैं, वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है मास की, लीनियर मास डेंसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी कम है। तो आप समझ गए कि ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ। ध्यान से सुनना, दिस इज योर डेंसर मीडियम एंड दिस इज योर रेयर मीडियम। अब यहाँ पर जो फेज वेज डिफरेंस आएगा वो सब मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले इतना समझो, बेसिक समझो। अब यहाँ पर जो, जहां पर दोनों रस्सियां जुड़ रही हैं, यहाँ पर जो दोनों रस्सियां जुड़ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, है ना। ये क्या है, हमारी बाउंड्री है। इसको इमेजिनरी मान लो कि ये बाउंड्री इमेजिनरी हमने बना ली है। तो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आप जाते हो तो जो बाउंड्री होती है उसको आप सॉफ्ट बाउंड्री बोलते हो। क्या बोलते हो, सॉफ्ट बाउंड्री बोलते हो। जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाते हो तो आप उसको सॉफ्ट बाउंड्री बोलते हो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, सॉफ्ट बाउंड्री। क्या है भाई ये, सॉफ्ट बाउंड्री। और जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हो, जैसे आप देखिए ये एयर है, या मैं बोलूँ ये रस्सी है भैया, ये रस्सी है ना। रस्सी क्या है, पतली होती है, रस्सी पतली होती है। और जो वॉल है हमारी, ये क्या है भैया, ये वॉल है, ये वॉल है। वॉल क्या है, रिजिड है, एकदम मोटी वॉल है, रिजिड है। तो ये कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ये कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो जब भी आपकी वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, या आपका जो ट्रांजिशन होगा वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ होगा, भले ही रिफ्लेक्शन होकर वापस आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हो तो आप इस बाउंड्री को क्या बोलोगे, रिजिड बाउंड्री। क्या बोलोगे, रिजिड बाउंड्री। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे सर। अच्छा अभी एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे पूछूंगा, खुद बता दोगे आप क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो एक पतली रस्सी है, ठीक है ना, ये है एक पतली रस्सी, ये है एक पतली रस्सी, और आगे मैंने बना दी भैया एक मोटी रस्सी। आगे मैंने ये बना दी एक मोटी रस्सी, ये पतली रस्सी है, वो मोटी रस्सी है, ठीक है ना। जहां पर ये जुड़ रहे हैं, जहां पर ये जुड़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है दो अलग अलग मीडियम हो गए, तो इसको हम क्या बोलने लग गए भैया, ये हमारी बाउंड्री। अब मुझे बताओ, आपकी वेव यहाँ से ट्रैवल कर रही है ना, वेव इस डायरेक्शन में जाएगी, ये आपकी वेव है, मान लो ये आपकी वेव है ना। कौन से मीडियम से कौन से मीडियम की तरफ जा रही है, तो आप बोलोगे सर ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, पतली रस्सी है, और ये डेंसर मीडियम है, मोटी रस्सी है, और ये डेंसर मीडियम है, मोटी रस्सी है। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। तो ये बाउंड्री कौन सी कहलाएगी, ये बाउंड्री कहलाएगी रिजिड बाउंड्री। कैसी बाउंड्री, सम वॉट रिजिड बाउंड्री, है ना। ये भी समझो यार जरा, छोटी छोटी आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रह जाते हैं। सुनो मेरी बात, जब आपकी रस्सी, पतली रस्सी दीवार से बांध दी गई थी या दरवाजे से बांध दी गई थी, तो उसके लिए नामुमकिन था ट्रांसमिशन करना, उसके लिए नामुमकिन था रिफ्रैक्शन करना। बट इस केस में जब आप पतली रस्सी से वेव स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि कुछ वेव भले ही अलग एम्पलीट्यूड की हो। अरे भैया ये मोटी रस्सी है ना, जरूरी थोड़ी ना जितने एम्पलीट्यूड की आप यहां से वेव भेजोगे उतने ही एम्पलीट्यूड की वेव आगे चले जाए, है ना। तो इसमें आप ट्रांसमिशन जीरो नहीं बोलोगे इस केस में, क्योंकि यहां पर कंप्लीटली रिजिड बाउंड्री नहीं है ना। नॉट कंप्लीटली लिख देता हूं यहां पे, नॉट कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर मैं इसको नॉट कंप्लीटली लिख देता हूं। कौन सी बाउंड्री है, सॉफ्ट बाउंड्री, तो यहां लिख देता हूं मैं नॉट कंप्लीटली, या मैं इसको बोल देता हूं यार तो सॉफ्ट बाउंड्री है। सॉफ्ट तो ये है ही। रिजिड में दो एग्जांपल हो सकते हैं, एक तो ये रिजिड है,
ये तो कंप्लीटली रिजिड है भैया, दीवार तो हिलेगी नहीं, टस से मस नहीं होगी, और वो आने वाली वेव को बोल देगी कि मैं कुछ ट्रांसमिट नहीं होने दूंगी, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होने दूंगी। लेकिन इस केस में ये भी एक रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल है, बट ये पूरी तरीके से रिजिड नहीं है, यहां पर ट्रांसमिशन हो सकता है, यहां पर ट्रांसमिशन इज नॉट जीरो, ट्रांसमिशन इज नॉट जीरो, ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। ठीक है, समझे? तो अब आप ये मान गए हो कि आप अगर सॉफ्ट बाउंड्री बोल रहे हो किसी को, तो पक्की बात है कि किस मीडियम से किस मीडियम में वेव जा रही है आपको पता होगा। अगर आप किसी बाउंड्री को सॉफ्ट बाउंड्री बोल रहे हो तो पक्की बात है कि आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे होगे, और अगर आप किसी को रिजिड बाउंड्री मान रहे हो तो हो सकता है कि आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हो। इस केस में रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, लेकिन इस केस में ट्रांसमिशन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। समझे कि नहीं समझे बाउंड्री की पूरी कहानी? हाँ सर समझ गए, पक्का 100%? हाँ सर 100%। अच्छा, अब जरा सॉफ्ट बाउंड्री को देखो। सॉफ्ट बाउंड्री में क्या होगा, सॉफ्ट बाउंड्री में क्या होगा, मान लीजिए आपकी वेव निकली, ये निकली आपकी वेव, है ना, ये वेव निकली आपकी सॉफ्ट बाउंड्री से, इसकी वेलोसिटी v थी, है ना, रेयर मीडियम से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और सॉफ्ट बाउंड्री से टकराती है। क्या करती है? सॉफ्ट बाउंड्री से टकराती है, तो भैया ये हमेशा क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है। लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पर कोई फेस का डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब जैसे आपके पास क्रेस्ट आया था, क्रेस्ट ही लौट जाएगा, ट्रफ नहीं बनेगा। यहां क्या हो रहा था देखो, अरे यहां क्या हो रहा था देखो ना, अंतर नहीं समझ में आ रहा आपको? जब आपके पास रिजिड बाउंड्री थी तो क्रेस्ट आ रहा था, ट्रफ जा रहा था, क्रेस्ट आ रहा था, ट्रफ जा रहा था, है ना। जब सॉफ्ट बाउंड्री थी तो क्रेस्ट आ रहा था, क्रेस्ट आ रहा था, और क्रेस्ट ही वापस जा रहा था। ये देखो, समझ गया कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहां आप पूरी चीजें समझ चुके हो कि कौन सी बाउंड्री को आप सॉफ्ट बोलोगे, कौन सी बाउंड्री को आप रिजिड बोलोगे। रिजिड बाउंड्री से टकराकर रिफ्लेक्ट होगी, अगर पूरी कंप्लीटली रिजिड है, वॉल है, वॉल जैसी चीज है, तो आपकी वेव जाएगी, टकरा के वापस आएगी, ट्रांसमिशन जीरो होगा। ट्रांसमिशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना, यहां पर लिख दूं क्या मैं? लिखा है मैंने कि नहीं? लिख देता हूं, ट्रांसमिशन जीरो होगा। यहां पे ट्रांसमिशन क्या है? जीरो है। लेकिन अगर आप यही केस कंसिडर करो, एक रेयर पतली रस्सी से मोटी रस्सी की तरफ जा रही है आपकी वेव, तो आप इसको भी एक रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल मानते हो, बट इस केस में ट्रांसमिशन होता है, रिफ्लेक्शन भी होगा, इसमें ट्रांसमिशन भी होगा। ट्रांसमिशन इज नॉट जीरो, रिफ्लेक्शन इज नॉट जीरो, रिफ्लेक्शन इज नॉट जीरो, रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। इधर भी इस केस में भी क्या होगा भाई? रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, एंड ट्रांसमिशन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा इस केस में। बात समझ गए पूरी तरीके से? हाँ सर समझ गए थे। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और हमको क्या क्या समझने की जरूरत है। देखो ज्यादा क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं इस चीज के, इस चीज में सिर्फ आपको सिर्फ समझना है इक्वेशन कैसे लिखनी है। आपने जो वेव की इक्वेशन लिखना सीखी थी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स या प्लस के एक्स या जो भी है, प्लस 5 माइनस 5 जो भी है, आपको पता है जनरल इक्वेशन क्या है वेव की। उस वेव की इक्वेशन कैसे पलट सकती है? जैसे ये वेव पलट गई, है ना, क्रेस्ट आया था, ट्रफ वापस जा रहा है, तो अब अगर मैं इस वेव की इक्वेशन आपको लिखने को बोल दूं तो आप कैसे लिखोगे? उस वेव की इक्वेशन लिखने के लिए आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि टकराने के बाद वेव की किस किस प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज आया है। अगर आपको यह पता होगा तो फिर आराम से आप इस वेव की इक्वेशन लिख लोगे, अगर मैं आपको इस वेव की इक्वेशन बताऊं तो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो आपको यहां पर एक वेव दी जाएगी, वेव टकराएगी, अब वो कैसी बाउंड्री होगी आपको बताया जाएगा। रिजिड बाउंड्री है, सेम मतलब पूरी तरीके से रिजिड है या नहीं भैया, थोड़ी थोड़ी रिजिड है या पूरी तरीके से सॉफ्ट बाउंड्री है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। उससे आपको ये जज करना पड़ेगा कि भैया आपकी जो वेव गई थी उसमें से कितना पार्ट टकरा के वापस आ गया है, क्या पूरा रिफ्लेक्ट हो गया है, क्या रिफ्लेक्ट थोड़ा सा हुआ है और थोड़ा सा ट्रांसमिट हो गया है। ये सारी चीजें अब आपको मैं समझाने वाला हूं। यहां पर हमको बाउंड्री समझना था और वो बाउंड्री हम समझ चुके हैं। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। चलिए अब जरा प्रॉपर्टीज की बात करें, इसको नोट डाउन कर लो आप। कर लिया? चलो आइए जरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। व्हाट डू वी नो अबाउट द प्रॉपर्टीज? जैसे सर, जैसे मैं एक के बाद एक यहां पर प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, एक के बाद एक यहां पर प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, ज्यादा मोटा हो गया यार पेन, तो पतला कर लेता हूं। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, एक प्रॉपर्टी ये है भैया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी हो गई जिसको आप एफ बोलते हो, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा, और क्या हो गया? टाइम हो गया। समझना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं।
जो ओमेगा है वो क्या होता है भाई 2 पाई एफ होता है, मानते हो कि नहीं, और जो एफ होता है वो क्या होता है 1/t होता है। ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता? हाँ सर पता है। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन के लिए, अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन के लिए और मैं बात करूं रिफ्रैक्शन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए, है ना, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? रिफ्लेक्शन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए। तो मुझे बताओ इन प्रॉपर्टीज के बारे में आप क्या बोल सकते हो? ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हैं, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ, अरे काला पेन चाहिए भैया, काला पेन, ठीक है। अरे उम्र हो गई क्या बोर्ड तुम्हारी? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव भी बोल सकते हैं इनको, है ना, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, मैं मान रहा हूं आगे की तरफ बढ़ रही है वेव, माइनस kx। इसमें देखिए क्या क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा है, t है, k है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेव है, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ओमेगा हो गई, टाइम हो गया। अच्छा, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है क्या वेव का? क्या रिफ्लेक्शन में हमारी वेव का मीडियम चेंज हो जाता है? नहीं सर, नहीं चेंज हो जाता। अच्छा, क्या मीडियम सोर्स चेंज हो जाता है क्या? रिफ्लेक्ट हुई अगर कोई वेव तो क्या उसका सोर्स चेंज हो गया क्या? नहीं, सोर्स वही का वही रहता है। तो अगर सोर्स नहीं बदला तो क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है। याद आया कि नहीं याद आया यार? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली, डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली, सोर्स ओनली, सोर्स पे डिपेंड करती है। तो रिफ्लेक्शन होने से आपकी वेव के सोर्स में कोई अंतर नहीं आया, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। अच्छा, और हम जानते हैं भली भांति कि ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ। 2 पाई तो कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई तो क्या ओमेगा चेंज होगा? नहीं, ओमेगा भी चेंज नहीं होने वाला, मतलब ओमेगा भी क्या रहता है? सेम रहता है। ओमेगा भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, ओमेगा भी सेम रहने वाला है, टाइम भी चेंज नहीं होगा। अरे हाँ कि ना, मतलब जितने टाइम में वेव जाएगी उतने ही टाइम में वेव रिटर्न भी करेगी। मान लो 5 सेकंड लगे किसी वेव को इस पॉइंट से निकलकर इस बोर्ड से टकराने में, इस सोर्स से एक वेव निकली और उसको 5 सेकंड लगे यहां से निकलकर इस वेव से टकराने में, तो जैसे ही टकरा के रिफ्लेक्ट होगी आपकी वेव, जैसे ही टकरा के रिफ्लेक्ट होगी आपकी वेव, तो 5 सेकंड में ही टकरा के वापस इस सोर्स तक पहुंच जाएगी। तो टाइम भी यहां पर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके। अब हम बात करें जरा रिफ्रैक्शन की, यानी कि ट्रांसमिशन की बात करें, यानी कि मीडियम चेंज हो गया है ना। रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम, ये सब बहुत 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 बेसिक से समझा रहा हूं मैं। रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम और ट्रांसमिशन मतलब डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम। समझे कि नहीं समझे? हाँ। अच्छा, मीडियम जब चेंज होता है, मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, जब मीडियम चेंज होता है तो मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? अरे मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? नहीं भैया। एक बार अगर मैंने किसी सोर्स से 1 सेकंड में 10 वेव बनाकर भेज दी, मैंने किसी सोर्स से अगर किसी टाइम में 1 सेकंड में 10 वेव बनाई और छोड़ दी, तो चाहे आप कौनो मीडियम बना लो, हर मीडियम में 1 सेकंड में 10 वेव ही आगे ट्रेवल करने वाली है, क्योंकि सोर्स से उतनी ही वेव 1 सेकंड में बनकर निकली है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे, तो मीडियम के बदलने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो बहुत अच्छी बात हमको पता चली कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, है ना, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम एंड ओमेगा रिमेन्स द सेम। तो ओमेगा भी क्या है? सेम है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम है। इसका मतलब ये होता है कॉपी पेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? कॉपी पेस्ट। जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ पर हमें लिखनी है, ठीक है, कॉपी पेस्ट होता है इसका मतलब, ठीक है सर। चलिए, तो एक प्रॉपर्टीज, मतलब 2-3 प्रॉपर्टीज की बात हमने कर ली, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टाइम की। आइए अब हम बात करते हैं जरा वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं जरा? वेलोसिटी की, ठीक है ना। वेलोसिटी में भी हम क्या देखेंगे भैया? 2 अलग अलग फिनोमेना देखेंगे। एक देखेंगे हम रिफ्लेक्शन, एक देखेंगे हम रिफ्रैक्शन। दिस इज योर रिफ्लेक्शन, दिस इज योर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज योर रिफ्रैक्शन।
दिस इज योर रिफ्रैक्शन। चलो भैया आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? और अच्छा ख्याल है सर, मुझे बहुत अच्छी लगती है वेलोसिटी सर, क्या बताऊं आपको। अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यहां पर लिख दूं क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी का फॉर्मूला है एफ लैम्डा। अच्छा, मैंने अभी आपको समझाया कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, मतलब हमारी स्ट्रिंग पे साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि किस मीडियम से किस मीडियम पे आप जा रहे हो। डेंसर मीडियम में आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव कम हो जाती है। याद करो यार, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, अभी बताया था। वेलोसिटी ऑफ वेव, जब आप वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो आपने वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला निकाला था v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। याद करो, ये वेलोसिटी ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग है ना, ट्रांसवर्स वेव। याद है? हाँ सर। तो यहां पर जिस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, यहां पर हम वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग ही पढ़ रहे हैं, याद रखना। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि जब पतली स्ट्रिंग होगी तो वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा होगी, तेज होगी, और जब मोटी स्ट्रिंग हो जाएगी तो क्योंकि उसका म्यू ज्यादा बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगी, वो मीडियम डेंसर हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कम हो जाएगी। मतलब मीडियम के बदलने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी मीडियम के बदलने से चेंज हो रही है। ठीक है सर। मतलब रिफ्लेक्शन में तो मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन रिफ्रैक्शन में हो जाता है सर। रिफ्लेक्शन में तो आप सेम मीडियम में वापस आ जाते हो, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन में तो मीडियम चेंज हो जाता है, तो वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मैंने कहा वाह यार, वाह मेरे चीते, बहुत ही बढ़िया। तो रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। और अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। कोई मुझे बताएगा क्यों वेलोसिटी चेंज हो जाती है? क्यों वेलोसिटी चेंज हो जाती है? फ्रीक्वेंसी तो सेम है। अगर वेलोसिटी चेंज हुई है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो क्या चीज बदली होगी? लैम्डा बदला होगा, यानी कि वेवलेंथ बदली होगी। अरे हाँ कि ना? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं लिखने वाला हूं वो है वेवलेंथ। वो है क्या? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, यानी कि वेव लेंथ, वेव लेंथ। ठीक है, चलो वेरी गुड। यहां पर भी भैया दोनों की बात करूंगा मैं, रिफ्लेक्शन की भी बात करूंगा और रिफ्रैक्शन की भी बात करूंगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलो अब तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपका जो लैम्डा है वो भी मीडियम पे डिपेंड करता है, जो आपका लैम्डा है वो भी मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्लेक्शन में लैम्डा रिमेन्स सेम, ठीक है ना, और रिफ्रैक्शन में लैम्डा चेंजेस। लैम्डा क्या कर जाएगा भैया? चेंज कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर। ठीक है सर, ओके। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था उससे भी मुझे समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है। अगर मीडियम सेम है तो, या मीडियम चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही तो किसको चेंज होना पड़ेगा? लैम्डा को चेंज होना पड़ेगा। तो लैम्डा जब चेंज होता है, कब चेंज हो जाता है? जब मीडियम बदलता है। तो वेलोसिटी भी कब चेंज होती है? जब मीडियम बदलता है। अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, तो अब इस इक्वेशन में आप देखोगे के भी एक वैल्यू है ना, के भी एक प्रॉपर्टी। भैया के क्या होता है? वेव नंबर होता है, उसको यही समझा देता हूँ। के इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा, के इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा रिफ्लेक्शन में सेम है तो के भी सेम रहने वाला है, और अगर रिफ्रैक्शन में लैम्डा चेंज हो रहा है तो के भी चेंज हो जाएगा। बात याद रखना भैया, इन दोनों के लिए सेम ही बात है। लैम्डा और के के लिए सेम ही बात है, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और टी के लिए था, वैसे ही लैम्डा और के लिए क्या है भाई? सेम ही बात है। इसको मैं मिटाता नहीं हूँ यार, क्योंकि मुझे सबको एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा, तो मैं नई स्लाइड का यूज़ करता हूँ, इसको करता हूँ क्लियर। अब इसके बाद एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, उसकी बात हम करेंगे, और वो क्या है? फेज़, है ना। थोड़ा और नीचे लिख लेता हूँ उसको, फेज़ डिफरेंस, या बोलूँ फेज़ डिफरेंस या फिर फेज़। अच्छा, इसके लिए भी क्या है भाई? एक रिफ्लेक्शन है। कलर बदल लूँ क्या? सर आप गिरगिट है जो कलर बदल लेंगे। अरे तुम लोग मेरा मजाक मत उड़ाया करो, ठीक है? अभी गिर जाता नीचे। कैसा कैच किया मैंने, एक नंबर ना। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ेगा, जगह चाहिए पड़ेगी मुझे। रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल सब समझाऊंगा, देखो अभी, है ना।
मैंने आपको ये बाउंड्री समझाई, बाउंड्री में थोड़ा सा क्या दिया, आपको ओवरव्यू दिया, यहाँ पर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और फिर अच्छे से डिटेल में समझेंगे जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखो क्या रिफ्लेक्शन के केस में, देखो रिफ्लेक्शन दो तरीके से हो सकता है, रिफ्लेक्शन दो केस में हो सकता है। कौन से दो केस में? या तो डेंसर मीडियम में हो रहा हो रिफ्लेक्शन, या तो रेयरर मीडियम में हो रहा हो रिफ्लेक्शन। क्या मतलब सर? क्या मतलब सर? मतलब ये कि मान लीजिए ये आपकी बाउंड्री है, ठीक है ना, ये आपकी बाउंड्री है, ये आपकी स्ट्रिंग है जिससे वेव जा रही है आगे की तरफ, इसकी वेलोसिटी है v। यहाँ पर कौन सा मीडियम हुआ भाई? ये रेयरर मीडियम हुआ। जो आपकी स्ट्रिंग है वो तो पतली सी, उसका मास क्या है? कम है। लेकिन ये क्या है भैया? ये क्या है? ये है आपकी सॉलिड वॉल। दिस इज योर सॉलिड वॉल। तो आप इसको क्या बोलते हो भैया? डेंसर मीडियम। अरे यार वॉल को थोड़ी ना हिला पाएगी यार, ये वेव वॉल को थोड़ी ना हिला पाएगी, ना ट्रांसमिट कर पाएगी। ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा है इसमें अभी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हो। देखो जब आप सॉलिड वॉल की बात कर रहे हो, सॉलिड वॉल में जाएगी, ये रेयरर मीडियम हुआ, जो रस्सी थी वो तो पतली सी थी, उसका कोई ज्यादा मास नहीं। लेकिन अगर आप वॉल की बात करोगे तो वॉल का तो अच्छा खासा मास है। ये वेव कभी भी वॉल को हिला पाएगी? नहीं हिला पाएगी। एक रिजिड बाउंड्री बनाती है हमारी वॉल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ वेव कौन से मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है। पक्की बात है? हाँ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो टकराएगी सॉलिड वॉल से, सॉलिड वॉल बोलेगी सुनो तुम डेंसर मीडियम में नहीं जा पाओगी, यहाँ से वापस निकलो, यहाँ से तुम वापस जाओ। और क्या इसको सीधे सीधे वापस भेज देगी? नहीं, बोलेगी तुमको इस गुस्ताखी की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी और तुम उल्टे पैर वापस जाओगी। तो यहाँ से जो वेव है, यहाँ से जो वेव है वो कैसे वापस जाती है भैया? याद करो, अभी मैंने आपको बताया वेव कैसे वापस जाती है, ऐसे वापस जाती है। वेव कैसे वापस जाती है, इसको और जगह ले जाएगी, नीचे कर लेते हैं, उसको रेयरर बोल देता हूँ, ठीक है ना। वेव कैसे वापस जाएगी? ऐसे वापस जाएगी। वेलोसिटी सेम रहने वाली है। क्यों सेम रहने वाली है? क्योंकि मीडियम नहीं बदला है। आई बात समझ में? ठीक है ना, जितना एम्पलीट्यूड था उतना ही रहेगा, आगे जाके समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो कब हुआ है? जब आपकी वेव रेयरर से डेंसर मीडियम जाना चाहती थी और टकराकर, बाउंड्री से टकराकर वापस रेयरर मीडियम में आ गई है। तो जब भी रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनो, जब भी रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम से रेयरर मीडियम में ही हो जाए, जब भी रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम से रेयरर मीडियम में ही हो जाए, तब आपके जो वेव होती है, जब आपकी जो वेव होती है उसका फेज क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। मैंने ये बोला, अच्छा डेंसर, ओके ओके ओके, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा समझा दिया आपको यार। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली वेरी सॉरी। हमने पहले ऊपर डेंसर लिखा था ना, मैंने आपको रेयरर का समझा दिया, दिमाग में कुछ और चल रहा था। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चलो रेयरर बताया था तो रेयरर ही ऊपर लिख देता हूँ। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, कोई बात नहीं है। रेयरर मैंने ऊपर कर दिया, जो चीज़ समझी थी वही चीज़ फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड वॉल है। क्या है भाई? ये है सॉलिड वॉल। वही मैं सोचूं कि मैंने कहा यार ये उल्टा क्यों बता रहा हूँ मैं। सॉलिड वॉल है जिसको आप रिजिड बाउंड्री बोलोगे। क्या बोलोगे? रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, ठीक है ना। यहां से आपकी वेव चल रही है, ये आपकी वेव चली, ये वेव चली 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 यहाँ पहुंची, ठीक है ना। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। किस मीडियम से जा रहे हो आप? रेयरर मीडियम से जा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि जो रस्सी है पतली सी, उसका मास कम है, लेकिन उस रस्सी को जिस वॉल से बांधा गया वो वॉल बहुत विशाल है, भारी है। तो जब मैंने यहाँ से वेव स्टार्ट करी और वेव आगे बढ़ना चालू की, ये गई दीवार के पास, दीवार को बोला कि चलो उठो। दीवार ने बोला अरे बेटा किससे पंगा लेने आए हो, तुम्हारी गुस्ताखी की तुमको सजा मिलेगी और तुम उल्टे पैर वापस जाओगी, क्योंकि दीवार को थोड़ी ना उठा सकती है। तो ये दीवार बोलती है कि बेटा तुम मुझे उठाना चाह रही थी, लो मैं तुम्हें ही नीचे गिरा देती हूँ। तो यहाँ से वेव वापस निकलती है कुछ इस तरीके से, इसकी वेलोसिटी सेम रहती है। क्यों वेलोसिटी सेम हुई है? इसको आप रिफ्लेक्शन बोले, रिफ्लेक्शन हुआ, सेम मीडियम में हुआ, वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। अच्छा, अंतर क्या आया? पहले ऊपर क्रेस्ट था, अब नीचे ट्रफ हो गया। अच्छा, ये जो सॉलिड बाउंड्री थी, इसने बोला कि भैया मैं तुमको पार तो नहीं होने दूंगी, मैं तुमको ट्रांसमिट तो नहीं करने दूंगी, मैं तुमको क्या करूंगी? रिफ्लेक्ट कर दूंगी पूरा का पूरा। तो यहाँ ट्रांसमिशन क्या हुआ भैया? 0 हुआ। यहाँ ट्रांसमिशन क्या हुआ? ट्रांसमिशन क्या हुआ? 0 हुआ। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए, ट्रांसमिशन यहाँ 0 हुआ। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। तो जब भी आपका रिफ्लेक्शन रेयरर का रेयरर मीडियम में ही हो जाए, जब भी आपका रिफ्लेक्शन रेयरर का रेयरर मीडियम में ही हो जाए, तो आप बोलोगे भैया क्या हुआ है? क्या हुआ है? फेस का चेंज 180 डिग्री हुआ है। क्या हुआ है? फेस का चेंज
180 डिग्री हुआ है। कैसे? देखो उल्टा हो गया कि नहीं हुआ? अरे उल्टे पैर मतलब समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। उल्टे पैर मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस आता है रिफ्लेक्शन में वो 180 डिग्री का आता है। कब? जब आप रेयरर का रेयर में आ जाते हो, जब आप रेयरर के रेयरर में आ जाते हो। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसर मीडियम की। अब आप बात करो किसकी? डेंसर मीडियम की। ये क्या है भैया? एक सॉफ्ट बाउंड्री है ना। ये क्या है भाई? एक सॉफ्ट बाउंड्री है, ऐसा समझो। ये क्या है भैया? एक सॉफ्ट बाउंड्री है, सॉफ्ट बाउंड्री। ठीक है ना। आपकी वेव कहां से कहां जा रही है? डेंसर से। ये देखो डेंसर से चलिए, अरे सफेद चाहिए मुझे, सफेद। आपकी वेव स्टार्ट हुई डेंसर मीडियम से, ये जा रही है आगे की तरफ, ट्रैवल कर रही है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। अब इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया तो हो जान दो, अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। जब आपकी वेव डेंसर मीडियम से जा रही हो, डेंसर मीडियम से जा रही हो किसकी तरफ? रेयरर मीडियम की तरफ, और रिफ्लेक्ट कर जाए किसकी तरफ? वापस डेंसर मीडियम की तरफ। अभी क्या हो रहा था? रेयरर मीडियम से जा रही थी और रेयरर में ही क्या कर रही थी? रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो फेज का डिफरेंस कितना आया? 180 डिग्री। लेकिन अगर आपकी वेव जा रही हो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ और उसके बाद भी उसका कुछ पार्ट हो जाए क्या? रिफ्लेक्ट। अब ये पूरा का पूरा होगा कि कुछ कम होगा, ये बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। अब इसका कुछ पार्ट क्या हो गया भाई? रिफ्लेक्ट हो गया। इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। वी वेलोसिटी से जा रही थी, वी वेलोसिटी से जा रही थी। ठीक है ना। तो यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? यहां पर सेम उसी फेज से आपकी जो वेव है वो वापस लौट जाएगी। उसके फेज में कोई चेंज नहीं आने वाला है, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहाँ फाई फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0 हुआ। यहाँ फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0 हुआ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शुरू में किसी को कंफ्यूजन हो गई होगी क्योंकि शायद मैंने उल्टा बता दिया था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जब भी आपकी वेव रेयरर मीडियम से निकलेगी, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही होगी और रिफ्लेक्ट बैक करके वापस रेयरर मीडियम में आ जाए, तो आपका फेज डिफरेंस वेव का हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर आपकी वेव डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है और रिफ्लेक्ट करके कहां आ जाए? रिफ्लेक्ट करके वापस कहां आए? डेंसर मीडियम में आए, तो आपका फेज डिफरेंस जो वेव का होगा वो 0 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। अच्छा, अब जरा रिफ्रैक्शन की बात करें। किसकी बात करें? रिफ्रैक्शन की बात करें। रिफ्रैक्शन में भी सेम वही चीज होगी, रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर, कुछ भी हो जाए, है ना। यहां पे समझना, रेयरर और डेंसर। चाहे आपकी वेव रेयरर से ट्रांसमिट होकर डेंसर मीडियम में चले जाए, मान लो रेयरर से ट्रांसमिट होकर डेंसर मीडियम में चला गया कुछ पार्ट, या डेंसर से ट्रांसमिट होकर रेयरर मीडियम में चला जाए आपकी वेव का कुछ पार्ट, दोनों ही केस में फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। दोनों ही केस में क्या होगा? फेज डिफरेंस वेव का 0 होगा। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ये नोट्स बनाने के लिए आपको बता रहा हूं। नोट्स में नोट डाउन कर लो, फिर उसको समझाऊंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों इतना टेंशन लेना है जब मैं हूं यहां पर, बता रहा हूं, सब कुछ समझा रहा हूं। क्योंकि मुझे देखो, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये कभी मुझे भी पढ़ाई गई थी, और इसमें कहीं भी अगर मुझे दिक्कत हुई है बचपन में समझने में, तो मैं वही कोशिश करता हूं कि मुझे अगर किसी तरीके से ऐसे समझाया गया हो कि मुझे समझ में ना आया हो, तो मैं उस तरीके को मॉडिफाई करूं और आपको कुछ नए तरीके से बताऊं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, अभी आप इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए। एक और प्रॉपर्टी बचती है, उसकी बात कर लेते हैं, और वो है इंटेंसिटी। क्या है वो? इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड भी यहां कंसिडर कर लो। एम्पलीट्यूड ये किसके फॉर्म है भैया? ये एनर्जी के फॉर्म है। किसके फॉर्म है? एनर्जी के फॉर्म है। तो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो आपके एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो आपके एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। इफ एनर्जी इज लॉस्ट, है ना, इफ एनर्जी इज लॉस्ट एम्पलीट्यूड चेंजेस, बस इतना याद रखो। जैसे मान लो कि आप जा रहे हो रेयरर से डेंसर मीडियम में, ठीक है ना। रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा हूं, हमने कोई वेव बनाकर भेजी अच्छी खासी एम्पलीट्यूड की, लेकिन भैया कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट कहां चला गया? ट्रांसमिट हो गया। तो भैया एक वेव टूट कर 2 बनी है, एक रिफ्लेक्शन वाली और एक ट्रांसमिशन वाली,
है ना। मान लो 5 एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी, उससे 2 वेव बनी, एक रिफ्रैक्टेड वेव बनी, ट्रांसमिशन वाली वेव बनी, और एक रिफ्लेक्शन वाली वेव बनी। तो भैया 5 ही तो टूटकर एक रिफ्लेक्शन बनाएगा, रिफ्रैक्शन बनाएगा, एक रिफ्लेक्शन बनाएगा, एक ट्रांसमिशन बनाएगा। तो पता चला रिफ्लेक्शन वेव का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर हो गया, और जो ट्रांसमिशन वाली वेव थी उसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 3 + 2 क्या बना, 5 सेंटीमीटर बना, अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो। और अगर एनर्जी का लॉस है तो पता चला कि 5 सेंटीमीटर टूटा, एक 2 सेंटीमीटर की रिफ्लेक्शन वाली वेव बनी, एक 2 सेंटीमीटर की ट्रांसमिशन वाली वेव बनी, और 1 सेंटीमीटर लॉस हो गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। इंटेंसिटी में अंदर एनर्जी आती है ना, इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम ना। तो यहाँ पावर आ रहा है, एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पक्की बात है कि अगर आप इंटेंसिटी की बात कर रहे होगे तो आपको एनर्जी से डील करना पड़ेगा। समझे? चलो तो इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो पूरा पूरा, ठीक है? क्लियर? बहुत सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब जरा यहाँ बात को समझेंगे जो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी। आइए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, प्यारी सी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। चलिए ये है हमारी बाउंड्री, और इस बाउंड्री को मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ रिजिड बाउंड्री। कैसी बाउंड्री का कंसिडर कर रहा हूँ? रिजिड बाउंड्री। आई कोई परी, चलो देखूं तुझे तो होती तबाही। चलिए भैया ये वेव मैंने बनाई, ये वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। ये वेव मैंने बनाई, वेव आगे बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी है v। कैसी बाउंड्री है ये? रिजिड बाउंड्री है, मतलब मैंने दीवार से बांधा हुआ है। ये क्या है? एक सॉलिड वॉल है, एक सॉलिड वॉल है। आपको पता है सॉलिड वॉल है तो यहाँ ट्रांसमिशन होगा क्या? यहाँ ट्रांसमिशन होगा क्या? नहीं सर, यहाँ ट्रांसमिशन होने देगी नहीं वॉल। ये बोलेगी कि भैया मेरे अंदर से कोई भी वेव बाहर नहीं जाएगी, मैं पूरी की पूरी वेव क्या कर दूंगी? रिफ्लेक्ट कर दूंगी। पूरी की पूरी वेव क्या कर दूंगी? रिफ्लेक्ट कर दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो तो जैसे ही आप रेयरर मीडियम से अपनी वेव को भेज रहे थे और इसे बोल रहे थे जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और तू कहाँ चली जा? डेंसर मीडियम में चली जा। तो वॉल ने बोला, सॉलिड वॉल ने बोला नहीं नहीं, ये गुस्ताखी माफ नहीं होगी। तुमने कैसे सोच लिया भैया कि तुम सॉलिड वॉल से ट्रांसमिट होकर चले जाओगे और मुझे ऊपर उठा लोगी? तो इस गुस्ताखी की तुम्हें सजा मिलेगी और तुम उल्टे पैर वापस जाओगी। तो आप क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम जा रहे थे, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे थे, और रिफ्लेक्शन आपका करा दिया है सॉलिड वॉल ने, कहा सेम मीडियम में। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया? पढ़ो, मैंने अभी आपको क्या समझाया? देखो, जब आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हो और आपका रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाए? वापस रेयर मीडियम में हो जाए, तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो जाता है, पलट जाती है वेव। वेव क्या कर जाती है? पूरी की पूरी पलट जाती है। तो देखो वेव पलट गई, वेव पूरी की पूरी पलट गई। ये देखो, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ये वेव पूरी की पूरी पलट गई। अच्छा मीडियम चेंज हुआ क्या? नहीं सर, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। अच्छा इस वेव की इक्वेशन मान लो है आपके पास, ए साइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। इसका एम्पलीट्यूड यहां पर आपको बोल दिया कि ए एम्पलीट्यूड है। क्या बोल दिया? इसका एम्पलीट्यूड यहां कितना है? ए है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है भाई? यहां ए है, ठीक है ना। यहाँ एम्पलीट्यूड कितना होगा? नीचे की तरफ है, एम्पलीट्यूड ए ही है, ए ही है। मैंने बोल दिया एनर्जी लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस जीरो है, एनर्जी लॉस जीरो। तो अगर एनर्जी लॉस जीरो है तो जितना एम्पलीट्यूड गया था उतना ही एम्पलीट्यूड लौटेगा। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ सर, हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। तो मैंने बोला अच्छा अगर आपको इतना ही समझ में आ गया है तो ये जो वेव टकरा के लौटी है, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है, इसकी इक्वेशन लिखकर बता सकते हो क्या? इसको बोला जाएगा भैया इंसिडेंट वेव। ये जो है ये है आपकी इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। और इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। चलिए तो ये है हमारी इंसिडेंट वेव और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। इसकी इक्वेशन लिखकर कोई बता दे मुझे तो मजा आ जाए। इसकी इक्वेशन कोई लिखकर बता दे मुझे तो सर y डैश इज इक्वल्स टू, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे समझो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स है, मतलब आपकी वेलोसिटी जो है वेव की वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ मैंने सबसे पहले चीज नोटिस करी कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वेव की वो इस डायरेक्शन में है, मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए, ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए। ये बात पक्की है,
हाँ कि ना? अरे भैया ये मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओमेगा टी प्लस के एक्स मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये बात तो पक्की हो गई। ठीक, दूसरी बात ये पक्की हो गई कि इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव था, इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, तो यहां पर क्या लिख दो भैया, माइनस ए साइन, फटाफट लिख दो, हाँ कि ना? हाँ। अच्छा, ओमेगा चेंज होगा क्या? नहीं, ओमेगा नहीं चेंज होने वाला, सेम मीडियम है, ओमेगा वैसे भी चेंज नहीं होगा, ओमेगा वैसे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स की इक्वेशन आपने लिख दी, एकदम बढ़िया इक्वेशन। तो आपने इस रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख दी। लेकिन सर आपने मुझे अभी समझाया था, कि रेयर मीडियम से अगर वेव निकले, कोशिश करें डेंसर में जाने की और रिफ्लेक्ट हो जाए कहां, वापस रेयर मीडियम में ही, तो यहां पर जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो सर हमें तो यहां कोई फेज डिफरेंस जैसी चीज देखने को ही नहीं मिली, तो जिन बच्चों को ये क्यूरोसिटी है कि यार फेज डिफरेंस कहां है सर, वो तो दिखाओ, तो वो दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? एम्पलीट्यूड नेगेटिव था, एम्पलीट्यूड नेगेटिव लिख दिया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी तो ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दिया, बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनको फेज डिफरेंस देखना है कि सर फेज डिफरेंस कहां है ये भी तो दिखाओ, मैं उनके लिए ये इक्वेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ऐसे लिख सकता हूं क्या? बताओ मुझे। अरे भैया ये थीटा था, ये एंगल है, ये एंगल है, तो पाई प्लस थीटा कितना होता है? पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 180 प्लस थीटा मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए कि नहीं आ गए भैया? 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए कि नहीं? और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम इसी चीज को इस तरीके से नहीं लिख सकते, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। तो आपको इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में 180 का फेज डिफरेंस नहीं दिखा कि नहीं दिखा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, अरे हाँ कि ना? हाँ सर, ओमेगा टी प्लस के एक्स आपको ये बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो घूम कर यही इक्वेशन ये बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ सर। तो चाहे आप इस तरीके से लिख लो इक्वेशन को, चाहे इस तरीके से लिख लो, इक्वेशन दोनों ही क्या है? एकदम सही है। इक्वेशन दोनों ही क्या है? एकदम सही है। बस अंतर क्या है कि यहां पर फेज का डिफरेंस आ गया है 180 डिग्री। कहां से कहां जा रहे थे आप? रेयर से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप रेयर से रेयर मीडियम में ही आ गए। तो जब भी रिफ्लेक्शन रेयर से रेयर मीडियम में हो जाए तो आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है, जब आपकी वेव रेयर से डेंसर जाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब बात करता हूं मैं दूसरे एग्जाम्पल की। भैया आ जाइए। अब मैं यहां पर ले रहा हूं एक दूसरी बाउंड्री, है ना? ठीक है, ये वेव जा रही है हमारी, ये हमारी वेव है, ठीक है ना? v वेलोसिटी से जा रही है। इसकी इक्वेशन में लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कहाँ लिख दो यार? यहाँ लिख देता हूँ, है ना? ए y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना? बस यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये डेंसर मीडियम है। ये मीडियम कैसा है भाई? ये डेंसर मीडियम है। और ये कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आपकी वेव जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना? क्या एग्जाम्पल होंगे, कैसे होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ समझते जाओ। पहले आप रेयरर से डेंसर मीडियम जाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपकी वेव डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना? और उसका कुछ पार्ट बोल दिया गया कि भैया क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ और ये वापस किधर आ गई? ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम में ही क्या कर गई भाई? रिफ्लेक्ट कर गई। डेंसर मीडियम में ही क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। ध्यान से देखो, एग्जांपल देखो भैया, ये देखो, बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? रिफ्लेक्शन का केस बताया। दो टाइप के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, जब आपकी वेव रेयरर से डेंसर जाने की कोशिश कर रही हो और टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाए, रेयरर मीडियम में ही आ जाए, और जब आपकी वेव डेंसर से रेयरर मीडियम जाने की कोशिश कर रही हो और रिफ्लेक्ट बैक कर जाए कहाँ? डेंसर मीडियम में ही। तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना? चलिए
अंतर देखना भाई दोनों ही केस में। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, 0 है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फेज डिफरेंस, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूँ इधर, फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ फेज डिफरेंस कितना आया, 0 डिग्री, यहाँ फेज डिफरेंस कितना आया, 0 डिग्री। यहाँ भी एनर्जी लॉस 0 है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, 0। तो अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए है तो यहाँ भी एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है, ए ही होने वाला है, ठीक है ना। क्रेस्ट गया था क्रेसी लौटा, क्रेस्ट गया था ट्रफ लौटा। चलिए अब अगर आपको कोई बोल दे कि चलो भैया इसकी इक्वेशन निकाल कर बताओ, तो आप बोलोगे कि अरे सर ये तो बाएं हाथ का खेल है अब मेरे लिए। तो चलो y इज इक्वल टू, जो इनिशियल इक्वेशन थी वो थी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही थी। हाँ सर, ओमेगा बदलेगा नहीं बदलेगा, के बदलेगा नहीं बदलेगा, मीडियम सेम है, कुछ नहीं बदलने वाला। फेज चेंज हो रहा है, फेज भी चेंज नहीं हो रहा है। चलो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई है, बस डिफरेंट हो गई है। पहले वेलोसिटी ये थी, अब वेलोसिटी ये हो गई है। तो जो नई इक्वेशन होगी y डैश वो क्या होगी, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। बस इतना ही अंतर है और ये आपको लिखते आना चाहिए, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको बनना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर समझ रहे हैं। इसको देखो, नोट डाउन करो, बोल बोल के नोट डाउन करना, बोलते बोलते कि अच्छा सर ये बताया था, इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये बोल के नोट डाउन करना, तो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। प्लीज़ उसको नोट डाउन करो। चलिए अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। अगर मान लीजिए ये एक, यहाँ पर एक रिंग लगी हुई है, क्या लगी हुई है, ये रिंग है, एंड दिस इज मासलेस रिंग, एंड दिस इज मासलेस रिंग, ठीक है ना। इससे एक रस्सी बंधी हुई है इस तरीके की, है ना। ये वेव स्टार्ट हुई, रस्सी बंधी हुई है इस रिंग से, ठीक है ना। और ये वेव जा रही है v वेलोसिटी से, ठीक। इस मीडियम को मैं बोल रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और इसको मैंने माना है रेयरर मीडियम। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम है। तो ये कैसी बाउंड्री हुई है, सॉफ्ट बाउंड्री हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वेव पलटेगी वो किस तरीके की पलटेगी, और इसकी इक्वेशन आपको लिख के बताना है। अगर इस वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है अगर, तो बताओ जब ये पलटेगी, वापस जाएगी पलटेगी, तो बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी और कैसे पलटेगी। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़े, क्लियर करूँ, क्लियर करिए सर। चलिए इसी पर बेस मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताना चाहता हूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। इसको याद रखना, नोट डाउन कर लेना। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है, वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन इनका चलो समझाने के लिए क्वेश्चन देना ज़रूरी है। तो जो इंसिडेंट वेव आ रही है, मान लीजिए इंसिडेंट वेव जो आ रही है उसकी इक्वेशन है 4 साइन 8 t माइनस 16x, 4 साइन 8t माइनस 16x, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन है। आपसे बोला गया कि भैया ये वेव आ रही है ना, और ये एंड ये क्या करने वाली है, रिफ्लेक्ट करने वाली है। एक बार रिफ्लेक्ट करेगी, इट इज रिफ्लेक्टेड, दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड, इट इज रिफ्लेक्टेड, है ना। ये रिफ्लेक्ट करने वाली है एक बार, कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, रिजिड बाउंड्री से, एक बार रिजिड बाउंड्री से करेगी रिफ्लेक्ट, और एक बार सॉफ्ट बाउंड्री से करेगी, एक बार सॉफ्ट बाउंड्री से करेगी। थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, हिंट दे दूं आपको कि भैया जब रिजिड बाउंड्री होती है तो एक्चुअल में आप कहाँ जा रहे होते हो, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे होते हो, और रिफ्लेक्ट बैक कहाँ करते हो, वापस रेयरर मीडियम में रिफ्लेक्ट करते हो अपनी वेव को। और जब आप सॉफ्ट बाउंड्री की बात करते हो तो आप डेंसर मीडियम से जा रहे होते हो रेयरर मीडियम की तरफ, और रेयरर मीडियम से और कहाँ रिफ्लेक्ट करते हो, वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाते हो, ठीक है ना। ये मैंने आपको हिंट दे दी है। फटाफट इक्वेशन लिखकर बताओ, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो रिजिड बाउंड्री से और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो सॉफ्ट बाउंड्री से, तो बताओ इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगी। सर बहुत आसान। ये सर रिजिड बाउंड्री है, ये रिजिड बाउंड्री है, हाँ आपने यही बोला, हाँ मैंने यही बोला। यहाँ से जो वेव जा रही है इंसिडेंट वेव वो ये है, यानी कि आप रेयरर से डेंसर मीडियम में जाना चाह रहे हो। रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, वापस
रेयरर मीडियम में ही हो रहा है। तो भैया ये डेंसर मीडियम था, ये बोलेगा भैया मैं तो नहीं उठूंगा, ये क्या कर देगा भैया, इसका फेस चेंज कर देगा, इसको पलटा के वापस भेज देगा। अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ v थी तो इसकी वेलोसिटी यहाँ v हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v हो जाएगी। बाकी कोई एनर्जी लॉस के बारे में आपने बात नहीं की है, तो एम्पलीट्यूड वगैरह सेम रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वेशन थी वेव की इंसिडेंट, वो क्या थी, 4 sin 8t - 16x, यही थी। कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा भैया रिफ्लेक्टेड वेव में 180 डिग्री का। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या होने वाला है, याद करो मैंने आपको बताई थी इक्वेशन लिखना, ये हो जाएगा 4 sin 8t, अच्छा वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, प्लस 16x प्लस क्या कर दो, पाई का फेज डिफरेंस, पाई का फेज डिफरेंस। अब पाई लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो आगे माइनस लगा देना, पाई लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो आगे माइनस लगा देना। तो ये तो फिक्स बाउंड्री की बात हो गई। अब मैं बात करूं अगर सॉफ्ट बाउंड्री की, तो सॉफ्ट बाउंड्री आपको पता है कि आप कौन से मीडियम से जा रहे हो, आप डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जा रहे हो और वापस रिफ्लेक्ट होकर आपकी वेव कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में अगर आ रही है तो क्या होगा, क्या होगा, फेज में कोई चेंज नहीं आने वाला है, फेज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये आपकी इंसिडेंट वेव है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये है ना। क्या होगा, कोई फेज का डिफरेंस नहीं सर, कोई फेज का डिफरेंस नहीं आएगा, और ये वापस इसी फेज में आ जाएगी, इधर फेज का डिफरेंस हो जाएगा 0, वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, बता चुका हूँ सब कुछ। तो यहाँ पर आप इक्वेशन लिख सकते हो, हाँ सर, अगर इसकी इक्वेशन है y = 4 sin 8t - 16x, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी y' = वैसा का वैसा ही 4 sin, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा 8t + 16x, 8t + 16x। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ें। चलो भैया, अब यहाँ तक हमने बात कर ली भैया रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था, है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि अब रिफ्लेक्शन भी होगा वेव का और रिफ्रैक्शन भी होगा, यानी ट्रांसमिशन भी होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने पहले बेसिक अपना पहला स्टेप चढ़ा, अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स विद रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स विद रिफ्रैक्शन। चलो भैया, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपको जो भी चीज़ें अभी तक समझाई गई है वो बेसिकली इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए बताई गई थी। ठीक है ना, ताकि ये जो चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है ना, तो एक ये रस्सी है, एक ये स्ट्रिंग है और आगे एक और स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, इसमें वेव बना दे रहा हूँ मैं पहले से, एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना, अरे यार, ये एक स्ट्रिंग है और इसके आगे दूसरी स्ट्रिंग है, इसके आगे ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये देखिए ये दूसरी स्ट्रिंग है। क्या अंतर दिख रहा है भैया, इसके लीनियर मास डेंसिटी कम है, ये पतली स्ट्रिंग है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है, ये मोटी स्ट्रिंग है। ठीक है ना, अब आप ये सब समझ जाओ कि कौन सा मीडियम रेयरर बनेगा, कौन सा मीडियम डेंसर बनेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया μ1, इसको लिख देता हूं मैं μ2, और ये हो गया आपका μ1। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया ये μ1, और ऑब्वियस सी बात है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, बात पक्की है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है ये डेंसर मीडियम होगा, है ना, और ये रेयरर मीडियम होगा, ये रेयरर मीडियम होगा। इसके पास वेलोसिटी है v इस डायरेक्शन में। यहाँ पर ट्रांसमिशन 0 नहीं है, इससे पहले जो सॉलिड बाउंड्रीज हुआ करती थी उसमें मैं ट्रांसमिशन 0 बोल दिया करता था, लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन 0 नहीं है। हाँ, एनर्जी लॉस 0 है, एनर्जी का जो लॉस है वो 0 है भाई। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं एनर्जी लॉस 0 एनर्जी लॉस, 0 एनर्जी लॉस है, यहाँ पर 0 एनर्जी लॉस है। ठीक है, पक्का, हाँ सर पक्का। चलो भाई, अब बात करते हैं क्या होने वाला है। यहाँ से एक वेव मैंने स्टार्ट करी, एक मैंने पल्स स्टार्ट करी है, पल्स आगे जा रही है v वेलोसिटी से। ठीक है ना, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है। इस केस में रिफ्लेक्शन भी होने वाला है और ट्रांसमिशन भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो, ट्रांसमिशन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो बाउंड्री होने वाली है ये एकदम रिजिड बाउंड्री नहीं होगी, ये अलाउ करेगी ट्रांसमिशन को। ठीक है ना, वैसे तो ये रिजिड बाउंड्री ही कहलाएगी जब भी आप रेयरर से डेंसर जाते हो। ये जो बाउंड्री बनती है, कैसी बाउंड्री बनती है, ये सॉलिड बाउंड्री बनती है। कैसी बाउंड्री बनती है, रिजिड बाउंड्री, है ना। इसको फिक्स्ड एंड भी बोलते हैं कई लोग, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एंड, रिजिड बाउंड्री। लेकिन ये कंप्लीटली रिजिड नहीं है, ये अलाउ कर रही है ट्रांसमिशन। ठीक है ना, तो इसको फिक्स्ड एंड भी बोला जाता है कि रेयरर से आप डेंसर मीडियम में जा रहे हो, फिक्स्ड एंड। चलिए, तो यहाँ से आपने वेव स्टार्ट करी, क्या होगा,
वेव जाएगी 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 जाएगी, थोड़ी सी ट्रांसमिशन हो जाएगा इसका, इस वेव का, और रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिशन भी होने वाला है और रिफ्लेक्शन भी होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहीं पर बना देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, है ना, ये है μ1 और ये है μ2, है ना, थोड़ा क्या बोलते हैं, नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना डायग्राम हमारा। तो ये है हमारा μ2। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, जब रिफ्लेक्शन होगा आपको पता है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में आप जा रहे हो, और रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी वेव कहाँ आ रही है, वापस रेयरर मीडियम में आ रही है, वापस रेयरर मीडियम में आ रही है। तो आपको पता है क्या होने वाला है। अरे अभी देखो यार, अभी आपको बताया था कि जब रेयरर मीडियम से वापस रेयरर मीडियम में आ जाओ आप, रिफ्लेक्ट होकर आपकी वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में रेयरर मीडियम में आ जाए, तो आपकी जो वेव होती है लौटने वाली रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है, उसमें फेज का डिफरेंस आ जाता है 180 डिग्री का, उल्टी हो जाती है आपकी वेव। क्या हो जाती है, वेव उल्टी हो जाती है। तो वेव कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है ना। वेव कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड वेव हुई। अच्छा, ट्रांसमिटेड वेव की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिटेड वेव क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन में हमेशा चाहे रेयरर से डेंसर जा रहे हो, चाहे डेंसर से रेयरर जा रहे हो, अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, ये बात मैंने आपको बताई है, अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो फेज का कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, फेज का कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अगर ये नहीं बताया मैंने आपको तो अभी बता दे रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी तो। चलिए, तो ये क्या होगा भैया, ये वेव ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी, कोई फेज का चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको नोट पॉइंट करा दे रहा हूँ भैया, नोट यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि इन ट्रांसमिशन, इन refraction of waves, है ना, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये D2R है ना, डेंसर टू रेयरर, और रेयरर टू डेंसर, फेज चेंज इज जीरो, फेज चेंज इज जीरो, ठीक है, क्लियर, पक्का 100%, हाँ सर 100% समझ में आ गया है। वहां मैंने बताया था, अगर नहीं बताया है तो यहाँ पर मैंने आपको फिर से नोटिस करा दिया है। चलिए आ जाइए, तो मैंने बोला कि भैया जब रिफ्लेक्ट होगी आपकी वेव वापस रेयरर मीडियम में, तो अपना फेस चेंज कर लेगी 180 डिग्री से, और जो रिफ्रैक्टेड वेव है, जो ट्रांसमिट हो गई है वेव, उसका कोई फेस चेंज नहीं होगा, चाहे कैसा भी मीडियम हो, चाहे आप रेयरर से डेंसर जाओ, चाहे डेंसर से रेयरर जाओ, अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो फेस का चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई। तो सर क्या चेंज होगा, अगर फेज का चेंज नहीं हुआ तो क्या चेंज होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पर वेलोसिटी v थी, यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूं कि ये इंसिडेंट वेव है। क्या है ये? इंसिडेंट वेव है। ये क्या है भाई? इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव है। तो जो इसकी इक्वेशन है वो y i से बताऊंगा मैं। किससे बताऊंगा? y i से बताऊंगा, ठीक है ना। ये क्या है भाई? दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं इसकी इक्वेशन को वाई आर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगी भाई? दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, है ना। मैं ट्रांसमिटेड बोल देता हूं, कभी कभी रिफ्रैक्टेड बोल देता हूं, एक ही बात है, ट्रांसमिटेड वेव। और इसकी इक्वेशन को मैं कैसे बताऊंगा? वाई टी से बताऊंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पर फेस का चेंज नहीं आया है तो क्या क्या चेंजेस आए होंगे, आप हमें ये बताइए। तो ठीक है, अगर यहाँ वेलोसिटी v थी, ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी v थी, तो जब मीडियम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्या? हाँ सर, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी क्या? v2। मान लो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, ठीक है। लैम्डा चेंज हो जाएगा, हाँ सर। अगर मान लो यहाँ पर लैम्डा कितना है, मान लो अगर यहाँ लैम्डा 1 है ना, मान लो यहाँ लैम्डा 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी कितनी है? f है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी क्या? नहीं सर, फ्रीक्वेंसी तो f ही रहने वाली है, पक्का 100%। अच्छा, अगर यहाँ पर k की वैल्यू k1 है तो यहाँ k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k2 हो जाएगी क्या? मुझे बताओ, यहाँ पर k की वैल्यू k2 हो जाएगी क्या? हाँ सर, k की वैल्यू k2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसको k1 नहीं लिखता, k लिख देता हूँ, है ना। k1 नहीं लिख रहा, k लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये k था तो वो k2 हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। कुल मिला के चेंज क्या हुआ है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हो गई है, और हमारा लैम्डा चेंज हो गया है, और क्या चेंज हो गया भैया? के चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सारी चीजें बहुत आसान है ना, बेसिक चीजें पढ़ लोगे अगर तो इन चीजों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा ही नहीं कि सर वहां से आपने फेस चेंज क्यों करा दिया, यहाँ फेस चेंज क्यों नहीं कराया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ यार।
जब मेरे मुंह से बातें निकल गई और मैंने बोला कि ये बात याद कर लो, ये बात समझ लो, तो फिर यही बात तो आगे यूज करूंगा मैं, और वही कर रहा हूं। पहले मैंने अपने एंड को फिक्स किया, ट्रांसमिशन अलाउ नहीं किया, अब मैं ट्रांसमिशन अलाउ कर रहा हूं, बस इतना ही तो कर रहा हूं। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक हमको चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होने वाला है? रोडीज चल रहा है क्या सर ये जो आप टास्क दे रहे हो? अरे यार कुछ भी चल, जीवन में टास्क आते रहेंगे, रोडीज को छोड़ो। रोडीज में तो जबरदस्ती लोग जाते हैं टास्क लेने, जीवन में ही इतने टास्क आते हैं कि आपको रोडीज में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपसे कि नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि इतना सब कुछ जानने के बाद हमें इसकी इक्वेशन लिखते आना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वेव की और ट्रांसमिटेड वेव की। सर बिल्कुल लिख देंगे। अगर आप हमें इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बता दो, अगर आप हमें इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बता दो तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया दोनों की इक्वेशन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो इंसिडेंट वेव है उसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मान लो। ठीक है ना, ये किसकी है इक्वेशन? ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि चलो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बताओ, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बताओ, तो मैंने कहा बता रहे हैं। यहां पर 180 का फेज डिफरेंस आ गया, ये तो समझ गए आप, समझ गया कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो वाई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए लिख दूं क्या? क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ है, नेगेटिव हो गया। अच्छा, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर पूछना चाहिए आपसे, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे आपसे यहाँ पूछना चाहिए कि अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड इस इंसिडेंट वेव का ए है, इस इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर ए है, तो क्या इस वेव का एम्पलीट्यूड भी ए होगा, इस वेव का एम्पलीट्यूड भी ए होगा क्या? बताओ मुझे। इस वेव का भी एम्पलीट्यूड ए होगा, इस वेव का भी एम्पलीट्यूड ए होगा क्या? नहीं सर, कैसे होगा भाई? इसी वेव से टूट कर तो ये दोनों वेव बनी है। अगर मान लो इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ इसी 5 से टूट कर ये दोनों वेव बनी है, तो कैसे इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 5 होगी? नहीं हो सकता ऐसा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एम्पलीट्यूड और इस एम्पलीट्यूड को जोड़कर आप क्या बना दोगे? ये एम्पलीट्यूड बना दोगे। मतलब अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड 5 है तो हो सकता है इसका 2 हो और इसका 3 हो, तो 3 और 2 मिलकर क्या बना दे? 5 मिला दे, बना दे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं है। अगर एनर्जी का लॉस होता तो हो सकता है कि ये 2 और ये 2 होते 4 हो जाता, और एक जो था उसका एनर्जी में लॉस हो जाता। आई बात समझ में? यहां मैं आपको कुल मिलाकर ये बता रहा हूं कि जब आपने रेयर मीडियम से अपनी पल्स को स्टार्ट किया जिसका एम्पलीट्यूड ए था, वो जो एम्पलीट्यूड ए है वो टूटेगा, वो बटेगा, किसमें? रिफ्लेक्टेड वेव में भी बटेगा और रिफ्रैक्टेड वेव में भी चला जाएगा, बट जाएगा। ये नहीं बोल रहा कि इक्वली बटेगा, मैं बोल रहा हूं बट जाएगा। अब कितना क्या बटेगा वो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर यहां पर एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसको मैं एम्पलीट्यूड बोल दूं, ये क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है तो उसको मैं ए आर बोल देता हूं, और ये ट्रांसमिटेड वेव है तो इसके एम्पलीट्यूड को मैं ए टी बोल देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया कि ए जो है यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ ए नहीं होगा, ये ए आर होगा, ये ए टी होगा, और अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो ए आर और ए टी मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रहा था रिफ्लेक्टेड वेव की, बताइए क्या होगी? देखो, इसका एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ है तो क्या मैं इसको माइनस ऑफ ए आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, साइन। अच्छा, अब यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ओमेगा टी, ओमेगा चेंज होगा क्या? नहीं, ओमेगा टी वही रहने वाला है। के चेंज होगा क्या? नहीं, मीडियम वही है तो के चेंज नहीं होगा। तो यहां पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ताकि हमको ये पता चले कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है। क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, वेलोसिटी क्या रहेगी? वही रहेगी। पक्का 100%? अरे हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पर आप मान लो वेलोसिटी v1, क्या मान लो? वेलोसिटी v1 मान लो, ठीक है ना। इसको यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? तो सर फिर k को क्यों छोड़ रहा है? k को भी k1 ही बोल दो। ठीक है, चलो k1 बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपने रिफ्लेक्टेड वेव की क्या लिख दी भैया? इक्वेशन लिख दी। ये है इंसिडेंट वेव की इक्वेशन जो आपको दी गई थी, इससे आपने बना ली किसकी इक्वेशन? रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब हमें बात करनी है किसकी? ट्रांसमिटेड वेव की। किसकी बात करनी है? ट्रांसमिटेड वेव की। चलो ट्रांसमिटेड वेव के बारे में क्या बोल सकते हो आप बताओ जरा। देखिए सर, मुझे इतना पता है कि जो ट्रांसमिटेड वेव है उसकी वेलोसिटी बदल गई है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी कुछ और हो गया है। ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड होगा सर 80। मैंने कहा ठीक है। पॉजिटिव में? मैंने कहा हाँ पॉजिटिव में। साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी तो चेंज होने से रहा, अरे मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है। ओमेगा टी, अब देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो प्लस के एक्स। सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? नहीं सर, सही नहीं लिखा है। क्यों सही नहीं लिखा?
इसको सर पहली बात तो K1 कर दो क्योंकि आपने इसको K1 मान लिया है, तो ये K1 हो गया सर। मैंने कहा ठीक है। वो क्यों नहीं सही लिखा मैंने? सर वो इसलिए आपने सही नहीं लिखा क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है, तो आपने बोला कि भैया ओमेगा तो चेंज नहीं होगा, ओमेगा टी वही रहने वाला है, ठीक है। आपने प्लस इसलिए लगा दिया, प्लस नहीं माइनस लगेगा। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपकी पल्स मूव कर रही है, ठीक है सर। और सर वहां पे जो k है उसकी वैल्यू बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया है। अच्छा, k की वैल्यू बदल जाएगी तो क्या हो जाएगी सर? यहाँ k की वैल्यू k2 आपने ली है, तो आप k की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करिए? k2 पुट करिए। अच्छा हाँ सर, ठीक है, बढ़िया, समझ में आया, अच्छी बात है, ओके। लेकिन सर ये सारी वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है और कैसे निकालनी है? तो देखो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी बता देता हूं। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। ये फॉर्मूला याद है? हाँ सर, ये फॉर्मूला हमें याद है। पक्का याद है? हाँ सर पक्का याद है यार, अभी तो आपने पढ़ाया था, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम v1 हमको हो सकता है गिवन हो और इससे हम v2 निकाल लें। हमको v1 गिवन होगा, हम उससे क्या निकाल लेंगे? v2 निकाल लेंगे। हमको μ1 μ2 गिवन होगा, देखो हमको v1 गिवन होगा, हमको μ1 μ2 गिवन होगा, उससे हम v2 निकाल लेंगे। लेकिन सर हमारे दिमाग में एक डाउट ये आ रहा है कि ये तो पतली रस्सी है, ये मोटी रस्सी है, इनका म्यू अलग अलग है, इनकी लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है और टेंशन भी तो सर अलग अलग होगी। तो आपको ऐसे केसेस में एक अजम्पशन दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि आप मानो कि दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? कांस्टेंट। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यहां वेलोसिटी दी जाएगी v1 और आपको μ1 μ2 दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा v2 निकालो। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। और इस केस में आपको अजम्पशंस मानने के लिए दे दिए जाएंगे कि भैया इन दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? सेम है, ये आपको मानना है। अब आप बोलोगे नहीं सर दोनों का मास अलग है, एक भारी एक पतली है, तो टेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जरूरत के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जो आपको बोला जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि उसी से आपका आंसर आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। एक एग्जांपल और दूंगा, आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। आप पहले इसको नोट डाउन करो। इसमें हमने क्या किया है? रेरर से डेंसर मीडियम गए हैं हम, ठीक है ना। अच्छा सर रस्सी देख के कैसे पता चलेगा कौन सी रेरर मीडियम है, कौन सी डेंसर मीडियम है? तो भैया जिस रस्सी में जाकर आपके वेव की वेलोसिटी कम हो जाए वो मीडियम डेंसर मीडियम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, दिखने में रस्सी मोटी होगी। फिर से रिपीट करता हूं कि वो रस्सी जिसमें जाकर आपकी वेव की वेलोसिटी कम हो जाए, वेव स्पीड कम हो जाए, आप बोलोगे वो डेंसर मीडियम है। और दिखने में अगर आप स्ट्रिंग की बात करोगे तो जो मोटी स्ट्रिंग होगी वो डेंसर मीडियम बनेगी, जो पतली स्ट्रिंग होगी वो रेयरर मीडियम बनेगी। ये बात एकदम सच्ची मैंने आपको बता दी है। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलो यहां पर मैंने K1 लिखा है, ये भी K1 ही होगा, ठीक। ओए इतनी मोटी पेन, इतना मोटा पेन, ये क्या होगा? ये भी K1 ही होने वाला है, ठीक है ना। K1 दोनों में सेम रहेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो यहां हमने बात कर ली रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की। अब जरा उल्टा करें, है ना। आइए इसको आप मैं लिखे रहने दूं क्या? आप बोलो तो मैं ब्लैक वाले में एक बार समझा देता हूं, तो क्या दोनों चीजें हमें एक साथ मिल जाएंगी। आइए तो हम यहाँ बात करने वाले हैं भैया, यहाँ हम बात करने वाले हैं डेंसर टू रेरर मीडियम की। डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम। एक सेकेंड, अरे चलिए तो यहां पर मैं बनाता हूं पतली स्ट्रिंग, नहीं डेंसर टू रेयरर जाना तो पहले मोटी स्ट्रिंग चाहिए पड़ेगी हमें, तो सॉरी ये है हमारी मोटी स्ट्रिंग, अरे मोटी स्ट्रिंग, ठीक है ना। और इसके आगे मैं जोड़ देता हूं एक पतली स्ट्रिंग, ये है हमारी पतली स्ट्रिंग। और ये है क्या भाई? बाउंड्री। दिस इज आर बाउंड्री। कैसी बाउंड्री होगी ये? कैसी बाउंड्री होने वाली है? पहली बात तो ये तो तू टिकटॉक चलती है, डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी और आर से, ठीक है ना। ये कैसी बाउंड्री हो जाएगी? ये सॉफ्ट बाउंड्री हो जाएगी। कैसी बाउंड्री हो जाएगी? ये सॉफ्ट बाउंड्री हो जाएगी। अब आपको पता है कि भैया रिफ्लेक्शन भी होने वाला है और रिफ्रैक्शन भी होने वाला है। दिमाग में रखेंगे कि कैसे वेव पलटेगी और कैसे वेव ट्रांसमिट होने वाली है। तो चलो मैंने यहाँ से एक वेव बनाई, यार मैंने वेव तो बनाई नहीं, चलो वेव बना देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ से एक ये वेव बना ली, अरे यार चलो कोई बात नहीं, वापस एक स्ट्रिंग बना देंगे हम और ये वो स्ट्रिंग है, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ से एक वेव बना दी जिसकी वेलोसिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितनी है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v1,
इसकी वेलोसिटी है कितनी, v1, ठीक है ना। और वेलोसिटी, चलिए आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी बाद में समझते हुए आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसमिशन भी हुआ, तो क्या होने वाला है, आपको पता है कि जब भी आप डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हो और रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है भाई, जिस तरीके से आपकी वेव जाती है टकरा के, वैसे ही वेव वापस आ जाती है, यानी कि कोई फेज में चेंज नहीं होता है, कोई भी फेज में चेंज नहीं होता है। याद आया, कोई भी फेज में चेंज नहीं होता है। तो ये फेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ, फेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ। आई बात समझ में? हाँ सर, अच्छा। और अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, किसकी बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो ट्रांसमिशन में आपको वैसे भी पता है कि कोई फेज चेंज नहीं होगा। ट्रांसमिशन में आपको पता है कि कोई भी फेज चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि पतली रस्सी है, तो एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा बना देता हूँ, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, चलो भैया वेरी गुड, बहुत ही शानदार, समझ में आ गया हमको। क्या होगा, मीडियम चेंज हुआ, डेंसर से रेयर मीडियम गए, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा कितना हो जाएगा, यहाँ पर k कितना हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी f ही रहने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर लैम्डा 1 होने वाला है, k1 होने वाला है, और फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी ही रहेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, v1 हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। क्या एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड a है ना, आपको पता है कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंसिडेंट वेव है ना, तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन हम yi से बताते हैं। ये रिफ्लेक्टेड वेव है तो इसकी इक्वेशन हम yr से बताएंगे, और ये क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है तो इसकी इक्वेशन हम yt से बताएंगे। हाँ कि ना, हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब ये वापस लौटेगी तो क्या इसका एम्पलीट्यूड इसके बराबर होगा क्या, अगर मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड है ai, ऐसा मान लो, है ना, इसका एम्पलीट्यूड अगर ai है तो इसका एम्पलीट्यूड होने वाला है ar, इसका एम्पलीट्यूड ar, और इसका एम्पलीट्यूड होने वाला है at, ठीक है। और अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड जुड़कर क्या बनाएंगे, ये वाला एम्पलीट्यूड बनाएंगे, ये बात पक्की है, ठीक है, पक्की है। और अगर एनर्जी लॉस हो गया तो भैया कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, एम्पलीट्यूड एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, अरे मैंने आपको कल बताया था, कल बोल रहा हूँ, अगर आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ये एरिया है, एम्पलीट्यूड नहीं है भैया, एरिया है, ये एरिया है, तो इंटेंसिटी एनर्जी से रिलेटेड है और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से भी रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्पलीट्यूड एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो अगर एनर्जी का लॉस होगा तो एम्पलीट्यूड का भी लॉस होने वाला है। चलिए ठीक है, ये बात भी मैंने आपसे कर ली, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या रहा था, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे। अब इसकी भी इक्वेशन आपको लिखते आनी चाहिए, इक्वेशन लिखकर बता दो भाई फटाफट। सर जो इंसिडेंट वेव है उसकी इक्वेशन है ai, है ना, ai बोल देता हूँ मैं, अब ai बोल दिया है तो ai साइन ओमेगा टी माइनस k1x, सही है क्या? हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, क्या फेज में चेंज आया कोई? नहीं, कोई फेज में चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ar साइन, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है तो ओमेगा टी प्लस kx हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। और अगर आप ट्रांसमिटेड वेव की बात करोगे तो yt इज इक्वल्स टू a ट्रांसमिटेड इंटू साइन ओमेगा टी, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, प्लस x डायरेक्शन में, माइनस k की वैल्यू चेंज होगी क्या? हाँ सर, k की वैल्यू चेंज होगी, k2x हो जाएगी। यहाँ k की वैल्यू k1 है तो उसको k1 कर दो, ठीक है। लिखना सीख गए हैं इक्वेशन की नहीं लिखना सीख गए? हाँ सर, इक्वेशन लिखना हम एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सीख गए। चलो पक्का। अब आप बोलोगे सर ये k2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? k2 की वैल्यू हमको दी जाएगी क्या? नहीं, k2 की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। आपको पता है जो k2 है वो और कुछ नहीं, वो 2 पाई बाय लैम्डा 2 है, 2 पाई बाय लैम्डा 2 है। सर लैम्डा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लैम्डा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, आपको v1 की वैल्यू पता है, आपको v1 की वैल्यू दी जाएगी, आपको v1 की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है ना। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा वेलोसिटी का, और वो है क्या? अंडर रूट टी बाय म्यू। आपको म्यू भी दिया जाएगा, मान लो इसका म्यू 1 है और इसका म्यू 2 है, एंड म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, है ना। आपको इनके बीच में रिलेशन दे दिया जाएगा, टेंशन सेम माननी है आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन में टेंशन सेम माननी है, तो आप इससे क्या निकाल लोगे? इस फॉर्मूले से आप v2 निकाल लोगे, है ना। v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे?
V2 निकाल लोगे क्योंकि आपको V1 गिवन रहेगा, टेंशन सेम माननी है, म्यू के बीच में रिलेशन दे दिया जाएगा। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा। आपने V2 निकाल लिया, V2 आपको पता है क्या होगा, F इंटू लेमडा 2 होगा कि नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं सर, ओमेगा आपको गिवन होगा तो 2 पाई f, इससे आप क्या निकाल सकते हो, f की वैल्यू निकाल सकते हो। जो f की वैल्यू यहाँ है वही f की वैल्यू यहाँ भी है, ठीक है ना। आप यहाँ f की वैल्यू पुट करोगे, V2 आपने ऑलरेडी निकाल लिया, इससे लेमडा 2 आ जाएगा। जैसे ही लेमडा 2 आएगा आप यहाँ पुट करोगे, आपके पास K2 आ जाएगा, K2 आप यहाँ पुट कर देना। सिंपल, बढ़िया, हाँ सर एकदम परफेक्ट। बस और क्या है, कुछ था ही नहीं, यही तो करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। अच्छा, अब इसके आगे देखो, फटाक से एक फॉर्मूला है वो देख लो। एक फॉर्मूला है क्या निकालने का भैया, ए आर निकालने का, ए आर निकालने का और ए टी निकालने का, ए आर निकालने का और ए टी निकालने का फॉर्मूला है। आइए जरा देखेंगे। ए आर निकालने का फॉर्मूला है V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI, ठीक है ना। एंड AT इज इक्वल्स टू V2 ट्वाइस ऑफ V2 अपॉन V2 प्लस V1, इसका डेरिवेशन कोई ज़रूरी नहीं है देखना हमें, इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ, इंटू AI। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आपका ट्रांसमिटेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपको दिया रहेगा, V1 आपको गिवन रहेगा, V2 आप कैसे निकालोगे मैंने आपको बता दिया है। बस उसी से आप ये एम्पलीट्यूड्स भी निकाल सकते हो। इनको सोन पापड़ी के डब्बे में क्या करूँगा मैं, पैक करूँगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये इक्वेशंस अगर आपको बनाते बनती है तो बस आपका सारा काम आसान हो गया। आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, आराम से घर पे चिल करो। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है एक बार में तो जिनने एसएचएम नहीं पढ़ा है वो जाकर एसएचएम को जरूर रिवाइज करें। अगर एसएचएम नहीं पढ़ोगे, एसएचएम को रिवाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वेव्स इज कलेक्शन ऑफ एसएचएम। बहुत सारे एसएचएम, बहुत सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं, तो आपको एसएचएम बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप वेव्स पढ़ने आ रहे हो तो बहुत अच्छे से, मतलब आपको कम से कम रिवाइज करते हुए करके आना चाहिए। अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे और बोलोगे नहीं चलो यार वेव्स पढ़ते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी तो इज्जत रखो यार वेव्स की। लोग इतना डरते हैं वेव्स से और आप बोलोगे नहीं हम तो डायरेक्ट जाके पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ पूरा हमारा कंसेप्ट, पहला ये, दूसरा ये। वाह यार, कभी कभी तो इतना अच्छा लगता है नोट्स देखे कि वाह यार कितना अच्छा नोट्स दिया है मैंने, कि अगर ये नोट्स मुझे मिल जाते तो यार जीवन धन्य हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी तारीफ बहुत हो गई सर, फटाक से इसको क्लियर करो, इसे भी क्लियर करो और आगे बढ़ो एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बताओ मुझे, ठीक है। तो लो भैया, क्वेश्चन आ गया है, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज y इज इक्वल्स टू 6 sin 4t माइनस 8x इफ μ1 इज इक्वल्स टू 4 μ2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है डीसी पांडे का। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन। ऐसे शायद डीसी पांडे का, चलिए कोई बात नहीं, किसी भी बुक का हो, हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव आपको दे दी गई है, y आपको दिया है कितना, 6 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जब मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स बोला, यानी कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ 4 है, के की वैल्यू यहाँ पर 8 है। दिक्कत परेशानी आपको कोई नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये गिवन दी गई है कि आपकी जो लीनियर मास डेंसिटी है μ1 इज इक्वल्स टू वो 4 टाइम्स ऑफ μ2 है, मतलब आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं, समझते हैं भैया। रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो एक पतली रस्सी बनाता हूँ, यह है पतली रस्सी, यह है पतली रस्सी, और आगे है भैया मोटी रस्सी, मोटी मोटी रस्सी, ये लो, यह है रेयर से डेंसर जा रहा है, हमारा काम हो गया, बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब आप यार वेव तो समझ जाओगी कैसी आपको बनानी चाहिए, है ना। ये देखो ये वेव है, ये वेव है। अब आप खुद ही समझदार हो कि वेव जब पलटेगी तो वो कैसे पलटेगी, वेव जब पलटेगी तो वो कैसे पलटेगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी और कैसे ट्रांसमिट होगी। देखो आपको समझ में अभी तक तो आ गया होगा, लेकिन अब हमको इक्वेशन जो हमने फॉर्मूलेज निकाले हैं उससे ये प्रूव करना है कि हमारे दिमाग में जो हमको पता है कि देखो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया हमारी वेव तो इसमें क्या होगा, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो वेव पलट कर लौटेगी। कैसी लौटनी चाहिए, वेव पलट कर लौटनी चाहिए, ये बात मुझे पता है ना। और आगे क्या जाएगी, आगे जाएगी, ये देखो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, चेक करेंगे कि यही हो रहा है या नहीं। और यहाँ पर वेव आगे कैसे जाएगी, आगे जाएगी वेव सर कुछ ऐसे, है ना। हाँ सर ठीक है, चलो अगर आपको ये पता है तो बस वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि देखो हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पहली बात तो ये
ए आई है, ए आई आपको पता है कितना है, ए आई आपको दिया हुआ है 6, ठीक है ना। क्या आपको ए आर पता है, दिस इज योर ए आर, नहीं सर ए आर हमको नहीं पता, ठीक है। क्या आपको ए टी पता है, नहीं सर हमें ए टी भी नहीं पता, ठीक है। ए आर निकालने का फॉर्मूला आपके पास है क्या, हाँ सर ए आर निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू वॉट ए आई। इसमें आपको ए आई पता है, V1 पता है क्या, नहीं सर V1 नहीं पता, V1 यहाँ से निकाल लो, V1 यहाँ से निकाल लो, पता है आपको, पता है, थोड़ा देखो ना, थोड़ा सा खंगालो। V1 आप कैसे निकालोगे, V1 आप कैसे निकालोगे, वेव स्पीड कैसे निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, हाँ नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ t ओमेगा अपॉन k होता था ना, ओमेगा अपॉन k हुआ करता था। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4, k की वैल्यू कितनी है 8। सही लिखा है मैंने, हाँ सर सही लिखा है। तो कितना हो गया 1/4 टू 8, 1/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1/2 वैल्यू है। चलिए V1 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक है भाई। चलो हमको V1 मिल गया है। अब V2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, V2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, क्यों चाहिए V2 की वैल्यू, क्योंकि आपको AR चाहिए है, AI आपको पता है, V1 आपके पास आ गया है, AR आपको चाहिए, उसके लिए आपको V2 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। V2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला और याद करने को बोला था, और वो फॉर्मूला था √T/μ का, याद आया कि नहीं। यहाँ पर आपको म्यू क्यों दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाओ। कैसे करेंगे सर, सर देखिए V1/V2 इज इक्वल्स टू √, टेंशन हम सेम मानेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था, तो T/μ1 इंटू μ2 अपॉन टी, तो टी से टी कट गया, μ2 अपॉन μ1 आ गया। μ2 की वैल्यू क्या है भैया, μ1 की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स ऑफ μ2, μ1 की वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ μ2, तो μ2 कट गया, μ1 उल्टा हो गया क्या, ये μ1 यानी ये 1 हुआ, ऐसा बोल रहा हूँ सर, ये ज़्यादा भारी है क्या, ये ज़्यादा भारी हो गया क्या सर, यहाँ पर तो ये उल्टा ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको उल्टा कर लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ μ2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ μ1, ऐसा कर लो, तो हमारा क्या है क्वेश्चन ज़ाया नहीं जाएगा। μ2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ μ1, μ2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ μ1। अब कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से लिख लेता हूँ, t अपॉन μ1 इंटू μ2 अपॉन टी, तो t से t कट गया, μ2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ μ1 के बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ μ1 के बराबर है, ये कटा, तो V1/V2 कितना आ गया, V1/V2 आ गया 2 के बराबर, है ना। और V1 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, V2 की वैल्यू आ गई 1/4, लो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, पक्का। V1 की वैल्यू ω/k करके हमने निकाल ली, ω/k 4/8 यानी कि 1/2। चलिए, तो V1 आ गया, V2 आ गया, AI आपके पास था, अब आप यहां से AR निकाल सकते हो, बिल्कुल बहुत प्यार से निकाल सकते हैं सर, तो चलो AR निकालेंगे सटासट। तो AR इज इक्वल टू V2 माइनस V1 यानी कि 1/4 माइनस 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1/2 इंटू AI की वैल्यू कितनी है, AI की वैल्यू कितनी है 6 है, AI की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन 8, साइड में कर लूँ कहीं, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, यहाँ कर लूँ ना सर, इतनी जगह बाकी है, तो ये हो जाएगा कितना 2 माइनस 4 अपॉन 8 यानी कि -2/8, -2/8, और ये हो जाएगा कितना 4 2 8, 2 प्लस 4/8, है ना, ये हो जाएगा 6, तो ये 8 से 8 कटा 1/3 माइनस 1/3 इंटू 6। तो AR की वैल्यू कितनी आ रही है, AR की वैल्यू आ रही है, AR की वैल्यू आ रही है, कितनी आई थी यार मैं खुद ही भूल गया, AR कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है, 8 से 8 कटा, ये हो गया 1/3, ठीक है, -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर AR आएगा -1/3 इंटू 6 यानी कि 3 2 6, ओह माइनस में वो भी 3 2 6, यानी AR की वैल्यू किस में आ गई है भैया -6। ओहो, इस माइनस से क्या मतलब, इस माइनस से क्या मतलब, क्या मतलब है आपका इस माइनस, इसका मतलब यह है कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी वो पलट कर आएगी, उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव में होगा, मतलब फेज का डिफरेंस होगा। तो ये तो हम पहले से जानते थे ना, हमने जो डायग्राम बनाया था वो एक्चुअल में मैथ से भी प्रूव होना चाहिए, तो हो गया। इसलिए हमने ये क्वेश्चन किया है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो जो हमको वैल्यू ला कर देगा, क्या वो हमारे डायग्राम से मैच करेगा, कर रहा है। यहाँ पर उसने बता दिया कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड माइनस कितना होना चाहिए, 3 2 6, -2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, 3 2 6।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए तो भैया इसकी वेलोसिटी अगर इधर होगी तो इसकी वेलोसिटी इधर होने वाली है, इसकी वेलोसिटी इधर होने वाली है, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। v1 है, ये v1 होगा, दिस इज v2, ठीक है। तो आपके पास AR आ गया है -2, ये माइनस हमको ये बता रहा है कि यहां पर फेज का डिफरेंस है 100%, पलट कर आई है वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। चलिए अब बात करते हैं AT की। AT भी निकाल लो यार, AT भी बहुत आसान है। AT इज इक्वल्स टू, AT का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। चलिए ट्वाइस ऑफ V2, V2 की वैल्यू है 1/4, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/4 इज 1/2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 यानी कि 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 और 2 6, 6 6 6 6 चार, हाँ 4 दूनी 8। चलिए तो ये हो जाएगा 6/8। सही है, सही है कि नहीं? हाँ सर एकदम सही है। ये कटा 2 2 ज़ा 4, AI की वैल्यू कितनी है, AI की वैल्यू है 6, तो 1/2 6/8, AT की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 8/6, 8/6, ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 6 है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया कितना, 4 आ गया, ठीक है ना। तो AT की वैल्यू 4 आ गई है, AT की वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव में 4 आ गई है, तो सही आ रही है क्या, सही आ रही है क्या, पॉजिटिव में 4 आ रही है तो सही आ रही है, हमारा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में ही होना चाहिए। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, AT की वैल्यू 4, AR की वैल्यू -2। अब ये मत बोल देना कि सर जो AI है, आपने बोला था कि AR प्लस AT करते हैं तो AI आ जाता है अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो यहाँ पर सर अगर हम जोड़ते हैं 4 प्लस -2 तो यहाँ पर तो वैल्यू सर 2 आ रही है AI की। अरे भाई कई लोग क्या करते हैं, बहुत तेज चलते हैं, ऐसा बोलते हैं, देखो AR प्लस AT, सर आपने यही समझाया था अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो जो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वेव का है और जो एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव का है उसको जब आप जोड़ते हो तो वो इंसिडेंट वेव का क्या बनता है, एम्पलीट्यूड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव को लिखेंगे -2 एम्पलीट्यूड प्लस इंसिडेंट ट्रांसमिटेड वेव का लिखेंगे 4 और बोल देंगे कि सर AI तो आ रहा है यहाँ पर 2, तो सर यहाँ पर AI तो 6 था। अरे भैया आपको साइन से लेना देना नहीं है, साइन का मतलब ये थोड़ी ना कि एम्पलीट्यूड कम हो गया है। अरे -2 का मतलब है कि 2 है, एम्पलीट्यूड 2 है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ माइनस साइन से लेना देना नहीं है, आप अभी भी देखोगे सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो 4 और 2 मिलकर क्या बन रहा है, 6 ही बन रहा है। तो 6 से टूटकर 2 वेव के एम्पलीट्यूड बने हैं, एक रिफ्लेक्टेड वेव का, एक ट्रांसमिटेड वेव का। ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव में है, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड बना है वो नेगेटिव में बना है, बस इतनी बात है। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। तो अब अगर आपसे कोई इक्वेशन बोले भैया कि इक्वेशन लिखकर बताओ, तो बता दोगे? अरे बता दोगे कि नहीं बता दोगे? देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, AR कितना आया है, AR आया है -2 और AT कितना आया है, AT आया है 4, ठीक है ना। चलिए यही सारी चीज़ें थी, अब हटाता हूँ मैं, इक्वेशन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ अब मैं, इक्वेशन लिखता हूँ। आओ, खैर ये तो बहुत आसान सी चीज़ है इक्वेशन लिखने, तो अब आप भी लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम की चीज़ थी वो यहीं तक थी जो हमने कर ली है। आइए अब हम इक्वेशन लिखते हैं। AR की इक्वेशन बताओ क्या होगी। सर पहली बात यहाँ पर एम्पलीट्यूड नेगेटिव में है, तो ये मत कर देना नेगेटिव ऑफ -2, ये मत लिख देना। AR की वैल्यू सर -2 आई थी तो नेगेटिव और एम्पलीट्यूड है तो माइनस ऑफ माइनस कर देंगे, ना 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 ना, वो माइनस साइन खुद लेकर आया है अपना। क्या? तो AR की जो इक्वेशन बनेगी, है ना, पता है हमको कि माइनस में ही AR है, तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे -2। सबसे पहले साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4t। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है, तो प्लस k की वैल्यू कितनी है भैया, k की वैल्यू कहाँ गई, k की वैल्यू है 8, तो ये हो गया 8x। सही है क्या? सही लिखा है मैंने, -2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसलिए हमको प्लस करके यहाँ पर लिखना पड़ा। सिंपल सी बात थी। AR की इक्वेशन नहीं है, YR की इक्वेशन है, YR की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? YR की, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा YT की बात कर ले, तो YT में आप एम्पलीट्यूड बताओ कितना है, AT की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर k की वैल्यू बदलेगी, यहाँ पर k की वैल्यू बदलेगी, यहाँ k की वैल्यू K2 हो जाएगी क्या, बताओ मुझे। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो K2 क्या है, K2 है 2π/λ2, ठीक है। λ2 कैसे निकालोगे, V2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू λ2। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। V2 की वैल्यू कितनी आई है, 1/4। V2 की वैल्यू आप यहाँ 1/4 पुट करो। फ्रीक्वेंसी आपने निकाली? नहीं निकाली सर, तो निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, ओमेगा की वैल्यू है 4,
तो 4/2 ये वैल्यू आ गई किसकी, एफ की, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 4/2 ठीक है। तो यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी 4/2 इंटू लैम्डा 2, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 2 4 × 16 इज इक्वल टू लैम्डा 2, तो ये हो गया π/8 इज इक्वल टू लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आई, π/8। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा टी इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी वेलोसिटी, तो माइनस के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू कितनी आई, k2 जगह कहाँ है, k2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 की वैल्यू है π/8, पाई से पाई कट गया, 8 2 = 16, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 16x। अरे समझे कि नहीं समझे यार, जो दिक्कत पहले बताई थी आपको आने वाली है वो दिक्कत आ गई है। यहाँ पर k की वैल्यू चेंज हो चुकी है, k2 हो चुकी है। आप k2 वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 करके। अब लैम्डा 2 कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा 2 निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए आपको v2 चाहिए, v2 हम निकाल चुके हैं, v2 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी। लैम्डा 2 आपको निकालना था, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ से निकाल ली, कहाँ से, इस ओमेगा से, वो चेंज नहीं हो सकती। तो 4/2 क्या आई आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई, मैंने यहाँ पे पुट किया, 4 4 = 16 हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया तो 2 π/16 π/8 आ गया लैम्डा 2 की वैल्यू। लैम्डा 2 की वैल्यू मैंने 2 लैम्डा 2 पुट की और आ गई आपकी वैल्यू k2 की कितनी 16, कितनी आ गई 16 आ गई। तो यहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया 16 पुट कर दिया। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस x में है। पक्का 100%, हाँ सर 100%, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ध्वस्त हो चुका है, आपसे 2 इक्वेशन पूछी थी, एक इक्वेशन ये बना दी, एक इक्वेशन ये बना दी। इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमको ज़रूरत थी AR की और AT की। AR और AT हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, उसके लिए हमको V2 की ज़रूरत थी, V2 के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले से हमने V2 निकाल लिया। ठीक है, समझ गए, हाँ सर समझ गए। चलिए वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है, और इसी के साथ ये लेक्चर भी खत्म होता है। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है magnetbrains.com नाम से, जहां पर YouTube में जो भी कंटेंट होता है ना, जो प्लेलिस्ट होती है, वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपरली अरेंज्ड ऑर्गेनाइज तरीके से हमने वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर दी है। वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप उतने ही खुश होगे जितना खुशी आपको बच्चा दिख रहा है। अब मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आप क्लास 11 पर क्लिक करेंगे। वैसे तो कंटेंट क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का अवेलेबल है, और जो भी एक्स्ट्रा लर्निंग है, हिंदी मीडियम है, ओलंपियाड है, NTSC है, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। देखिए अगर मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट, तो आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लास 11 पे क्लिक करोगे तो क्लास 11 के सारे फैकल्टीज के लेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, आपने मान लिया, आपका मन किया कि चलो सत्यम सर से पढ़ के देखने, आपने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो पूरे टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं सब आपको लाइन वाइज दिख गए, और यहाँ हर चैप्टर के अंदर जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या कर दिए गए हैं, अलाइन कर दिए गए हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर, आप किसी को भी खोलकर पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने अपने बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिनको हिंदी मीडियम में पढ़ना था, उनके लिए चैनल नया लॉन्च कर दिया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के नाम से। आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, आपको ये चैनल दिखेगा। आपको इसको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको पढ़ाया भी शुद्ध हिंदी में जा रहा है, और साथ ही साथ जो आपको नोट्स दिए जाएंगे, जो कंटेंट दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कंटेंट जो दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, प्योर हिंदी में दिया जाएगा। क्योंकि बच्चों के बहुत कंप्लेंट आती रहती है कि सर आप जो पढ़ाते हो वो इंग्लिश में होता है, ठीक है ना, हमको समझ में तो आ जाता है, लेकिन जो नोट्स हमें मिलते हैं वो नोट्स अंग्रेजी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। हमको वो नोट्स भी क्या चाहिए, हिंदी में चाहिए हैं। तो वो नोट्स यहाँ पर आपको क्या है, प्रॉपर हिंदी में दिए जाएंगे। करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ओके। आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी है कि हम 100% फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है आपको। अच्छा, बदले में हम चाहते हैं कि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हाई रहे, और वो मोटिवेशन हाई कैसे रहेगा, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से। आप अपना प्यार हमें सपोर्ट के रूप में कैसे दिखा सकते हो, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना हो सके चैनल को शेयर करके, वीडियोज़ को शेयर करके, ठीक है ना। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा। और देखिए हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाना चाहते हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लाना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कोई फ्यूल की। फ्यूल मतलब जो हमें धक्का लगाता रहे, आगे बढ़ाता रहे, मोटिवेट करता रहे, और वो आपका प्यार है। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इस तरीके से हमें दिखाते रहें। तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।